बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक काफ़ी बेकार दिन आज फिर से, और क्लियरली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको बता रहा है किस तरीके की मार्केट में हैं हम, और क्यों किसी भी रैली में आपको कॉन्फिडेंस अभी नहीं आएगा, और क्यों किसी भी रैली में इस समय फंसने का एक रिस्क रहेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आपने कल की रैली में पार्टिसिपेट किया तो देखिए आज किस तरीके से सेलिंग प्रेशर आपको आज देखने को मिला। खैर, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीरू में रहेंगे आपके साथ। बीरू, गुड आफ्टरनून, और शो की शुरुआत करते हैं फिर हेडलाइंस के साथ। एक दिन में ही हवा हुई कल की तेज़ी। निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 24,600 के नीचे आया। ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI जैसे बैंकिंग दिग्गजों ने बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। बैंक निफ्टी भी करीब 800 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप की तेज़ी हुई कम। इंडिया विक्स भी 5% से ज़्यादा ऊपर। लिकर पर कर्नाटक बजट में बड़ा और बोल्ड फैसला। राज्य सरकार तय नहीं करेगी शराब की कीमतें। फैसले से लिकर शुरू में जोरदार तेजी। 6% उछाल के साथ बता का टॉप गेनर बना यूनाइटेड स्पिरिट्स। साथ ही रेडिको, UBL और ग्लोबल स्पिरिट्स में भी करीब 4 से 5% का इजाफा। ईरान युद्ध के माहौल में डिफेंस शेयरों में लगातार चौथे हफ्ते जोरदार तेजी। इंडेक्स आज 2.5% ऊपर, 3 से 5% की तेजी के साथ। वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल सोलार, मजगांव डॉक और BDL। डिफेंस के अलावा कैपिटल गुड्स और केमिकल शुरू में भी तेजी कायम। कैपिटल गुड्स में ABB, सिमेंस, पावर इंडिया और BHL में 2% की तेजी। वहीं रियल्टी और NBFCs में दबाव। 1.5% ज़्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडस्ट्रीज। 3% ज़्यादा फिसल कर वायदा का टॉप लूजर बना गोदरेज प्रॉपर्टीज। और इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम का जोश हाई। 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मैच। किसका पलड़ा भारी, भारत की कैसी है तैयारी? क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन के साथ आगे बुलेटिन में चर्चा। CNBC आवाज की बादशाहत का फिर बजा डंका। मार्केट आज में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से काफी आगे। 82% मार्केट शेयर के साथ जबरदस्त लीडरशिप। नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर आते हैं मार्केट पर, और बैंक निफ्टी की अगुवाई में बड़ी गिरावट आज मार्केट में। और क्लियरली आज सुबह से ही क्लियर हो गया था कि बैंक निफ्टी कुछ अलग ही मोड में था, क्योंकि सुबह खुलते ही उसने 58,500 को 2-3 बार डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उसको ब्रेक किया और उसके बाद बस वन वे डिक्लाइन 58,200। निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है क्रूशियल लेवल्स को, क्योंकि रिलायंस साथ दे रहा है, लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक सबसे ज़्यादा दबाव आज इन्हीं दोनों स्टॉक्स की वजह से आया। और एक अकेला रिलायंस है जिसने निफ्टी को बचाने की कोशिश की है। इनफैक्ट अगर आप देखें, आज अगर रिलायंस का सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट शायद अपने रिसेंट लोस के करीब भी आ चुका होता। मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि आज गिरावट थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इंडिया विक्स में ज़बरदस्त उछाल है, एक बार फिर से 5% से ज़्यादा का उछाल। तो खैर दिक्कत तो है, एक्चुअली अब तो ज़्यादा हो गया, 8% के करीब हो गया। अल्कोहल शेयर्स, ये एक सेक्टर है जो बचा हुआ है, खासतौर से यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि वो जो कुछ देर में डिस्कस करेंगे, कर्नाटक सरकार वाला फैसला काफ़ी बोल्ड और काफ़ी अहम है उसकी वजह से। लेकिन बिल्कुल कुल मिलाकर मैं कहूँ ना, मुझे एक स्क्रीन देखकर लग रहा है आज कि FIS की बड़ी वाली सेलिंग वापस हो रही होगी। वो जो 5,000 करोड़ की एवरेज बन चुकी है ना, ऑलमोस्ट उस तरीके की सेलिंग ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये स्क्रीन बता रही है कि किस तरीके की सेलिंग हुई है यहाँ पर। बिल्कुल अनुज, काफ़ी गंभीर सेलिंग। हालांकि अनुज, मैं थोड़ा सा विषय को तब्दील करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि 12 बजे ही जब मैं कार्यक्रम करता फ्यूचर एक्सप्रेस, तभी वो TRP के आंकड़े भी आए थे। हाँ। और 82% मार्केट शेयर। अनुज, पहले तो सभी दर्शकों का मैं एहसान मंद हूँ, और साथ ही साथ उनके भरोसे के लिए हम सभी शुक्रियामंद हैं। बट अनुज, मैं उसी वक्त देख रहा था कि कुछ भ्रमिक आंकड़े, और दूसरे अगर आप देखें मीडिया संस्थानों में, थोड़ा सा आप नंबर्स को अगर एक्सप्लेन कर पाएँ तो ज़रा प्लीज़ कहा कि उस चीज़ से हम बच सकें थोड़ा सा। बिल्कुल वीरू, मुझे ना हंसी आ रही है, सॉरी टू से दिस, पता क्या हुआ, मुझे ना एक जोक याद आ गया आज। एक जोक याद आ गया, एक बार ना एक इलेक्शन हुए थे पंजाब में, वहाँ पे एक कैंडिडेट थे, उनको ना कुल मिलाकर 4 वोट मिले, ठीक है। तो
इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि तनु सिर्फ 4 वोट मिले? बोला हाँ जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों? बोले वो कि मेरे परिवार में 6 वोट हैं। तो बोले कि मुझे 4 ही वोट मिले। तो मतलब क्या होता है ना, अब देखिए क्लेम हर कोई करता है, लेकिन क्लेम करने की भी ना कोई दावे करने का भी कोई फैक्टर होता है कि नहीं होता है। मतलब 96% मार्केट शेयर भाई साहब, कौन सा मार्केट? कल्पना के घोड़े दौड़ाने ही है तो फिर 96% पे भी क्यों रुक गए आप? 98 बोल दीजिए, 99 बोल दीजिए, 110 बोल दीजिए ना। देखिए क्या अब आपको या तो अरिथमेटिक समझ में नहीं आता, या रूल समझ में नहीं आते, या गेम अगर आपको ढंग से खेलना नहीं आता, तो 110 ही बोल दीजिए। फिर 96 पे भी क्यों रुक रहे हैं? 96 97 पे भी क्यों रुक रहे हैं? मैं तो कहता हूँ 110 बोल दीजिए। आप खुश होके ना, अपने यहाँ पे खुश होके मिठाई बांट दीजिए, हम 110 पे हो गए। टीआरपी है कि आपकी कल्पना चल रही है। और क्या है ना, मुझे लग रहा है शायद अपने घर का मार्केट शेयर गिन लिया। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उसमें खुश हूँ, क्योंकि अगर अपने घर में ही 100% नहीं है, शायद अपने घर में ही कुछ मीटर्स लगे हुए हैं, उसका मार्केट शेयर गिन लिया। और वहीं का, क्योंकि क्या है ना, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ यहाँ पर, और दावे के साथ कह रहा हूँ, डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा पैरामीटर आपको यूज़ करना है। क्योंकि कई बार आप कोई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई बार नॉर्थ यूज़ करें, कई बार एक पर्टिकुलर मार्केट यूज़ करें, कई बार रूरल यूज़ करें, कई बार ये यूज़ करें बेसिकली। और अगर ना मन भरे तो शायद कोई एक मुंबई में कोई एक नॉर्थ मुंबई की या कहीं एक की कोई गली ढूंढ लें, उसका मार्केट शेयर यूज़ करें। क्या यूज़ करना है? मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज मैं ये बात तो दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने सारे व्यूअर्स को कह रहा हूँ, सारे एडवर्टाइजर्स को कह रहा हूँ, अपनी टीम को कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, या तो आप बोलिए कि बाग के हम ओवरऑल नंबर्स दिखाएंगे, कोई कटिंग नहीं, कोई स्लाइसिंग नहीं, कोई डाइसिंग नहीं। बार्क के ओवरऑल नंबर्स ये हैं, बार्क के ओवरऑल नंबर्स ये है 4 हफ्ते की एवरेज। नियम तो यही कहते हैं, कुछ लोग नियम नहीं मानते, किसी भी इसमें नियम नहीं मानते, तो वो खैर उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप नियम मानते हैं ना, तो दिखा दीजिए। फिर हम भी बाग के एग्जैक्ट जो 4 वीक के ओवरऑल नंबर्स है ना, ओवरऑल, या तो आप ये कही, क्योंकि जब रेटिंग्स की बात होती है तो आप यही कहते हैं ना कि भाई ओवरऑल कौन नंबर 1 है, तो ओवरऑल नंबर की बात कर लेते हैं। फिर ओवरऑल नंबर दिखा दीजिए आप 4 हफ्ते की एवरेज जो बार्क कहती है, और वो 4 हफ्ते के नंबर फिर हम भी दिखा देंगे, क्योंकि वो नंबर तो चेंज नहीं होगा। मैं तो कहूँगा बार्क को एक्चुअली डाल देना चाहिए वो नंबर हर हफ्ते कि 4 हफ्ते की एवरेज क्या है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं वीरू, और मैं सच बताऊँ तो हमारी टीम का मोरल काफ़ी हाई है, क्योंकि हमने काफ़ी गेन किया है नंबर्स में। और अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको, मैं ना नाम नहीं लूँगा किसी का भी, मैं ना एक हमारे एक कॉम्पिटिटर चैनल के एक पैनलिस्ट से मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि अनुज जी, अब तो मेरी वाइफ भी CNBC आवाज़ देखती है, और उनके पूरे सर्कल में सिर्फ CNBC आवाज़ देखते हैं। तो उनके एक एंकर को मिला, उन्होंने कहा कि अब तो हम खुद को लगता है कि CNBC आवाज़ एक बेटर चैनल है। तो क्या होता है कि दिखता सबको है, और ये बॉडी लैंग्वेज में सबको दिखाई दे जाएगा। आप 10 लोगों से पूछ लीजिए ग्राउंड पे, मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मैं एक ऐसे कहीं निकल जाते हैं ग्राउंड में, पोल करा के देख लेते हैं कि कौन है नंबर 1 चैनल। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खैर, जिसको जो करना करे, अपने चैनल पे जो मर्जी लिखने का हक सबको है, हमारा भी है, लेकिन हम तो खैर जो रूल है उसको फॉलो करके ही आपको रेटिंग्स बता रहे हैं। जी, तो ये करा देखिए, कुछ आंकड़ों पे कुछ संशय था, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अनुज ने। और एक बार फिर से खैर हम आपके लिए शुक्रिया जताते हैं और एहसानमंद हैं, और आपके भरोसे के लिए करा देखें, एक बार फिर से शुक्रिया। पर अनुज, इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच करें? ये मार्केट रुक नहीं रहा है, एंड स्पेशली आज जिस प्रकार से बैंक निफ्टी, और अनुज बैंक निफ्टी पे प्रश्न इसलिए, मतलब दोनों इंडस्ट्रीज पे अल्टीमेटली व्यू करेगा, और लेवल्स टू वॉच, क्योंकि अब तक बैंक निफ्टी भी हमारे डाउनसाइड को सिक्योर कर रहा था, बट फाइनली वो भी गिव अप कर रहा है। बिल्कुल, देखिए फिर मैं क्या है ना, ये बाजार जो है ना, ये एक दलदल जैसा है। मतलब दलदल में आपको फंसना नहीं है, पहली बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फंस गए ना, तो हाथ पांव नहीं मारने, फिर होप करना है कि कोई आके आपकी हेल्प कर देगा। तो जितना आप हाथ पांव मारेंगे ना, उतना फंसेंगे इस मार्केट में। जितना आप हाथ पांव मारेंगे ना, उतना ज़्यादा लॉस होगा इस मार्केट में। इस समय आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। देखिए, शॉर्ट करके अगर पैसा बना सकते हैं, और उसमें भी तहजीब से शॉर्ट करना है, ऐसा नहीं कहीं भी कर दिया। मार्केट रैलीज दे रही है, रैलीज फेल हो रही हैं, और वहाँ पर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है। तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत करिए। हमारा नज़रिया वैसे भी यही रहा है कि 24,300 फाइनल बॉटम नहीं है, और ना ही उसको बॉटम मानने की आप गलती करें। और ये क्यूट ट्रेड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि 24,300 के स्टॉप लगा दिया और एक
बाइंग कर ली। और एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनल वाली सेलिंग अभी बाकी है। और ये कहना ना, आज मुझे 4 मैसेजेस आ गए कि अब वॉर इज़ इन द प्राइस, अब मार्केट को गिराने के लिए कुछ और चाहिए। ये किस तरीके का मतलब अनाड़ीपन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वॉर भाव में शामिल है, कोई बात हुई है? आपको पता है अब ईरान का अगला स्टेप क्या होगा, अमेरिका का अगला स्टेप क्या होगा? कोई सोच सकता है? एक हल्की सी स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें तो मार्केट पूरा घूम जाता है। एक खबर का डिनायल आया था, उसमें तो मार्केट पूरा घूम जाता है। यहाँ पे वॉर प्राइस में हो गई, ऐसे कैसे वॉर प्राइस में शामिल हो गई? बाजार में कैरी मत करें कोई भी पोजीशन, क्योंकि अगले कुछ दिन तक इस बाजार में गैप अप या गैप डाउन होते रहेंगे, और बड़े वाले गैप अप या गैप डाउन। ऐसा भी नहीं कि 50-60 पॉइंट के, 250, 250, 300 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन इस मार्केट में अब अगले कुछ दिनों के लिए नॉर्म बन जाएगा। ऐसे में लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नंबर्स की बात करता हूँ, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 24,500 से 24,550, हम मोर और लेस वहाँ पर हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो जो रिसेंट लो था 24,300 से 24,350 का। रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,700 से 24,800 के करीब। 24,700 पर ही आज हम अगर आप देखें तो कोलैप्स हो गए। बैंक निफ्टी की बात जहाँ तक है, बैंक निफ्टी अब देखिए, बैंक निफ्टी में टूट गए ना वो लेवल्स जो बजट के टाइम पे आए थे, 58,400 के वो लेवल्स थे। कहाँ गए वो लेवल्स? आगे 58,150। तो ये भी अब वो लेवल्स तोड़ने के कगार पर है। 60,800 से हमारा पोजिशनल शॉर्ट का व्यू रहा है बैंक निफ्टी पर। आज एक बात ज़रूरी थी कि अगर बैंक निफ्टी 58,500 को होल्ड कर ले तो शायद एक ट्रेड बन सकती है, लेकिन नहीं हुआ वो, सीधा 1 वे डिक्लाइन रही बैंक निफ्टी में। और अब तो 200 डे मूविंग एवरेज जो 57,000 का है, वहाँ तक के भी रास्ते शायद खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं विरू। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक आज का एक्शन कैसा रहा विरू, ये बता दीजिए। बिल्कुल अनुज, अगर मैं स्टॉक्स पे टिप्पणी करूँ ना, तो मेजर क्रैक, मेजर ब्रेकडाउन है आईसीआईसीआई बैंक में, जिस पर मैं शायद अगला अपना प्रश्न केंद्रित करूँ भी अनुज। बट आईसीआईसीआई बैंक 11 अप्रैल 25 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, फ्रेंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट 11 महीने के लोस पे हैं आप। 1317 एट डे लो, एक बड़ा रेंज ब्रेकडाउन, बड़ा रेंज ब्रेकडाउन। प्लीज़ ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। और आई मीन अब तक ये स्टॉक सपोर्टिव नहीं था, लेकिन एटलीस्ट एक रेंज मेंटेन कर रहा था। फिर इसने 200 डे तोड़ा, और उसके बाद लुक एट क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग। ये इस सीरीज का कमेंसमेंट है, बहुत दूर नहीं गई ये सीरीज। ये 56 लाख शेयर का एडिशन, ह्यूज शॉर्टिंग। उसके बाद एक स्टॉक और लेके आऊँगा, थोड़ा सा अलार्मिंग है। डिफेंसिव स्पेस में भी, फार्मा में भी, हेल्थ केयर में भी ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं। फोर्टिस आज 100 और 50, ये दो एवरेजेस, क्रिटिकल एवरेजेस वायलेट करता हुआ 904 एट डे लो, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है अनुज, सिर्फ कैपिटल गुड स्पेस में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, डिफेंस में नजर आ रही है स्ट्रेंथ। और मैं एक यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा सिमेंस का। आज स्ट्रॉन्ग मूव और ऑलमोस्ट डी हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ अच्छी बाइंग विजिबल है। बीएचएल भी स्ट्रॉन्ग है, एबी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कमेंस का मैं जिक्र करता हुआ पूरे इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। लेकिन अनुज, बात करते हैं बैंकों की। अब तक ये हमारी रीढ़ थी, है ना, डिलीवर कर रहे थे पीएसयू बैंक्स। मेरे दो प्रश्न होंगे। पहला, ये प्राइवेट बैंक्स को कैसे हैंडल करे? अगर आपके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण अंश आईसीआईसीआई बैंक था और एचडीएफसी बैंक था, इसको कैसे डील करना है? देखिए वीरू, आईसीआईसीआई बैंक में तो एक चीज़ क्लियर थी, इवन बिफोर दिस सेल ऑफ आईसीआईसीआई बैंक के जब से नंबर्स आए थे, ये स्टॉक काफ़ी वीक हो गया था। और अगर इनफैक्ट अब आप देखें तो अब ये स्टॉक जो है, ये अपने हाई से 1500 से करीब 12% गिर चुका है। और सिर्फ वो संदीप बख्शी का एक्सटेंशन की वजह से वो 1-2 दिन उसमें थोड़ी रिलीफ रैली हुई थी, अदरवाइज सबसे वीक स्टॉक्स में से एक रहा है आईसीआईसीआई बैंक पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से टूटा है ना पिछले कुछ दिनों में, और ख़ासतौर से आज जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक फिर लो पर आया है, और ये मुझे अब एक रिस्क लग रहा है कि ये 52 वीक लो भी तोड़ सकता है। बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है 52 वीक लो, वैसे ऐसा 1-2 दिन और आ गए अगर, तो जो उसका 52 वीक लो था, और सबसे मज़े की बात यह है कि वो भी 11 मार्च 2025 का लो था। देखिए, एक रैली हुई, एक सिमेट्रिकल डिक्लाइन आई है एचडीएफसी बैंक में, उसका रिस्क बढ़ रहा है यहाँ पर। और 1020 वाला स्टॉक करेक्ट होके अब 860 तक आ चुका है। दोनों के दोनों बड़े प्राइवेट बैंक्स में इस समय आपने 12 से 15% की करेक्शन देखी है। ये क्लियरली आपको बता रही है कि इस समय दिक्कत है इन स्टॉक्स में। एफआई की सेलिंग इतनी ज़बरदस्त है इनमें, और इनमें अभी भी एफआई की होल्डिंग इतनी ज़्यादा है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप शायद ये कहना जल्दबाजी होगी कि और कितना बेचेंगे एफआई। तो आई थिंक ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आई थिंक जो एसबीआई की सेलिंग है ना पिछले 3-4 दिन की, वो ज़रूर आपको एक मौका प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एसबीआई सिर्फ इसलिए गिर रहा है क्योंकि
लोगों के पास जहाँ प्रॉफिट है वो उनको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट थे, इस वजह से वो थोड़ा सा करीब करीब अपने हाई से 90-100 रुपये गिर चुका है। ये मुझे लग रहा है कि आपको मौका दे रहा है। अगर आपको SIP अप्रोच रखनी है तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, लार्सन एंड ट्यूब्रो का एग्जांपल हो सकता था। ऐसे आपको कई एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ओके, यानी जिसे कहते हैं ना, आई मीन क्रॉस फीडिंग, यानी आप यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो शायद SBI के आपके पास अच्छा एक मौका है। पर अनुज, हायरिंग स्पेस का और कौन कौन से हैं? जैसे आप देखिए कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, डिफेंस में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। क्या ये एक रीजनेबल हायरिंग प्लेस है इस वक्त? प्रॉब्लम क्या है कि वो जिसे कहते हैं ना, छुपने की जगह ज़्यादा बची नहीं है। वो पिक्चर आई थी ना गोलमाल 2, उसमें वो मिथुन चक्रवर्ती और प्रेम चोपड़ा के बीच में वो डायलॉग है ना, वो कहता है कि जिनके घर शीशे के हों, सबको लगता है कि वो राजकुमार वाला डायलॉग आया। वो बोलते हैं वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं। तो अब इस समय मार्केट में आपको बेसमेंट ही ढूंढनी है, तो ये क्योंकि और तो कुछ जगह बची नहीं है यहाँ पर। जो भी सेक्टर आप सोचते थे कि ये आपको बचा लेगा वो गिर जाता है। तो खैर डिफेंस आई थिंक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है मेरे ख्याल से वीरो। डिफेंस में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा मेटल्स में मुझे लग रहा है सेलेक्टिवली अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक काम कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, अब आते हैं कुछ रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले आएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। कर्नाटक सरकार का एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला, जिसमें उन्होंने कहा है कि लिकर की कीमतें अब सरकार कंट्रोल नहीं करेंगी। बहुत बड़ा फैसला है, लॉजिकल फैसला है, रीजनेबल फैसला है। इसके अलावा ये भारत डायनामिक्स यहाँ पर डिफेंस में लगातार तेज़ी का मोमेंटम, और उसके अलावा ये आप MRPL पर सभी रिफाइनरी स्टॉक्स में इस समय आपको एक रिलीफ रैली दिखाई दे रही है। उसके बाद आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में हैं आपके PB फिनटेक, ब्लॉक डील के बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई, और उसके अलावा ICICI बैंक, FIS की बिकवाली का यहाँ पर एक दबाव रहा। चलिए वीरू, कार्यक्रम का क्रम समझा दीजिए अब एक बार। बिल्कुल, मैं क्रम रखता हूँ आपके स्क्रीन पे। पैनल जो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा उसमें रहेंगे धर्मेश कांत, आज फंडामेंटल नोट पे, याद रखिएगा फंडामेंटली बातचीत हम धर्मेश से करेंगे आज। बाकी टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे सौमिल मेहता, पंकज रांदेड़ साहब और प्रकाश काबाजी, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते और कविता जैन। ये है पैनल आज का। आज डिफेंस स्टॉक्स में इतना बड़ा मूव क्यों है, बात करेंगे आशीष से। उसके बाद डिफेंस वाकई आज की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम, इवन द आई मीन कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी जो थी वो आज अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाई, तो डिफेंस पर आशीष से बातचीत करेंगे। फिर आएंगे टॉप कैश कॉल्स, अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद नुपुर से बात करेंगे और आशीष से बात करेंगे एक बुल और बेयर केस। आइडिया के लिए पिछले 3 महीने में खबरों का जो क्रम रहा है बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रहा है। तो वोडाफोन आइडिया पे बुल बेयर क्या कहते हैं, अपने अपनी अगर आप देखें पक्ष तर्क और वाद विवाद सुनिएगा इनके बीच का। उसके बाद हम बातचीत करेंगे आज के धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स आपके लिए आएंगे। फिर हम बात करेंगे उस रोमांचक मुकाबले की जो कि संडे यानी रविवार को होगा और न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, और उस पर एक विस्तार से चर्चा। कल की जीत, उस मैच के लिए हमारे लिए कितना हम प्रिपेयर्ड हैं और न्यूजीलैंड है कितना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, उस पर सब पे बातचीत होगी आज इस खास कार्यक्रम में एयाज मेनन साहब के साथ। फिर आएगा 4 का चौका ट्रेड। फिर बात करेंगे हम वुमेंस डे पर नुपुर से, कितनी प्रभावशाली हैं बाजार में भी महिलाएं, उनके निर्णय किस तरीके से उनके लिए अच्छे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, नुपुर से बातचीत करेंगे इस पर वुमेंस डे पर। और फिर हमारे साथ बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी में होंगी अमीषा वोरा, चेयरपर्सन NMD प्रबोधान श्रीधर की। उसके बाद रणनीति बात करेंगे अनुज से, कल के लिए यानी सोमवार के लिए रणनीति क्या रखें। और फिर डीडी रूम चेक नुपुर के साथ BTS ट्रेड, और उसके बाद अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। अनुज। बिल्कुल बीरू। अच्छा बीरू, आपकी टी-शर्ट कहाँ गई? सुबह तो पहनी हुई थी आपने टी-शर्ट। नहीं, मेरे को बोला गया कि अब हमें संडे के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ, संडे के लिए प्रिपेयर करेंगे, संडे के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा अपने व्यूअर्स को भी प्रिपेयर कर देते हैं। और कुछ देर बाद अयाज मेमन से बात करेंगे वीरू। और मैं सच बताऊं तो काफ़ी एक्साइटेड हूं मैं इस मैच को लेकर, और मेरा ये मानना है कि हमारा पलड़ा भारी है। अहमदाबाद जा रहे हैं वीरू। अहमदाबाद देखिए, मैं सच बताऊं तो डबल माइंड में हूँ, क्योंकि पिछली बार गया था तो वो थोड़ा सा आपको याद है क्या हुआ था। सेमीफाइनल में तो खैर मैं गया ही था, ऑब्वियसली पिछली बार भी गया था। देखिए फाइनल के भी टिकट तो है मेरे पास, और मैंने जाने का भी अरेंजमेंट कर रखा है, वापस आने का भी अरेंजमेंट कर रखा है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि टोटका चेंज करूँ या ना करूँ।
लेकिन मोस्ट लाइकली जाऊंगा वीरू, मतलब टीम को तो थोड़ा सा तो सपोर्ट करने के लिए बनता है, तो चले जाएंगे वैसे। थोड़े से भारत की ताकत और वीकनेस पे आते हैं वीरू, है ना। मेरे ख्याल से इस समय मुझे जो लगता है कि भारत की नंबर 1 ताकत है दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर, और जो शायद ग्रेटेस्ट ऑल टाइम बॉलर भी आप कह सकते हैं, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, जी हाँ, नंबर 1 बॉलर हैं। अगर वो प्लीज़ चलिए काम करते हैं, ट्रेड्स ले लेते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ, बात करते हैं आज की ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून टू यू। वी आर नंबर 1 एंड विल रिमेन नंबर 1। स्टॉक का नाम है सीमेंस। सीमेंस 3307 पे ट्रेड करा है। मेरे ख्याल से इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन स्टॉप लगाएंगे हम 3265 का, मतलब 15 या थोड़ा डीप है। टारगेट रहेगा 3400। स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है सीमेंस, इसमें स्ट्रेंथ है। ओके, सिमंस 3307 जिसका जिक्र मैं कर रहा था, आपकी इस वक्त की बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल ट्रेड लेना है। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। 1325 पे सपोर्ट था, मीडियम टर्म चार्ट पे स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1341 1341 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 1300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। चाहे तो 1320 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और 45 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, प्योर मोमेंटम प्ले होगा, दैट इज एवेन्यू सुपरमार्ट। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आज ये पहली बार अपने क्लस्टर के ऊपर आया है, 3890 के आसपास चल रहा है। एक मूव मिला है अभी 50 पॉइंट का, तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 3820 का, और एवेन्यू सुपरमार्ट को बाय करे। जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो है करीबन 4000 के आसपास, जो कि इसका 200 DMA है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट इज अ बाय। एवेन्यू सुपरमार्ट एक टुवर्ड्स क्लोज, अगर आप देखें मतलब अंतिम पड़ाव जो है वो काफ़ी डिसाइसिव एक्शन आ रहा है इस स्टॉक में, डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा वेदांता पर। वेदांता में एक जो कंसोलिडेशन लास्ट वीक तक हो रहा था वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। इस समय कंसोलिडेट हो रहा है थोड़ा सा 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास। मुझे लगता है ये भी ऊपर की तरफ ही टूटेगा। अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 700 पर, और टारगेट होगा 775। ओके, वेदांता ये होगी ट्रेड। पंकज जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या ट्रेड पिक किया आज? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अनुज जी, नजरें जो है सन फार्मा की फ्यूचर्स के ऊपर है। 1803 1804 की लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, काफी सिग्निफिकेंट लेवल्स के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1780 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1835 से 1845 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, सन फार्मा बाय कॉल। ये फार्मा स्पेस में अच्छी बाय 1804 पे आपका एक बाय कॉल है। चलिए अब एक फंडामेंटल सेंस लेते हैं, व्यू लेते हैं। धर्मेश कांत जो इस पैनल में आज के फंडामेंटल प्रमुख हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। धर्मेश, कोलैप्स तो है मार्केट में, और फाइनली अगर आप देखें आपका सबसे मजबूत इंडेक्स निफ्टी बैंक भी एक अनवाइंडिंग मोड में, और मैं पिछले 3 दिन से स्टैट्स देख रहा हूँ, वहाँ पे शॉर्टिंग विजिबल है, बट कोलैप्स है एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में। कैसे हैंडल कर रहे हैं आप अपने, अगर आप देखें तो इस वक्त व्यूज को, मतलब बैंक्स में, और आपका इस वक्त कन्विशन आइडिया क्या है? बिल्कुल वीरू जी, देखिए जहां तक मार्केट का सवाल है तो पिछले 15-17 महीने से देखिए कोई ना कोई न्यूज फ्लो जरूर आते रहे। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ तो रही थी, बट मार्केट में सेलिंग चलती रही है। Q3 के अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छे रहे थे, और उम्मीद की जा रही थी कि 12-13% के आसपास FY27 में ग्रोथ रहेगी, बट उसके बाद भी ये सेलिंग अपने को देखने को मिल रहा है। और मेरा इसका मुख्य कारण ये लगता है, जिस तरह आपने अपना वेट लॉस किया है, बहुत कड़क तरीके से आपने वेट लूज किया, तो मुझे लगता है वैसे ही मार्केट भी जो वैल्यूएशन, जो महंगे वैल्यूएशन का जो इनका मैट्रिक चल रहा था, वहां पर कुछ रीएडजस्टमेंट चल रहा है, और ये एक रियलिस्टिक वैल्यूएशन के पास ये आएगा। तो हाल फिलहाल मैंने 15-16 अंतरराष्ट्रीय मार्केट को स्टडी किया था, तो हर जगह यही देखने को मिला था कि जहां पर आपको वैल्यूएशन पेग रेशियो 1 के आसपास रहता है, वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बट इंडिया अनफॉर्चुनेटली इससे थोड़ा बाहर था, तो यहाँ पर सेलिंग दिख रही थी।
बहरहाल जहाँ तक चेन्नई क्लाइंट्स और नॉर्मल क्लाइंट्स की सवाल है, वहां पर एक ही है। एक तो अभी कोई बाइंग करने की हम लोग किसी को सलाह दे नहीं रहे हैं, अनलेस आपका नजरिया थोड़ा लंबा हो, 2-3 साल का नजरिया हो, तो फिर सेलेक्ट पॉकेट्स ही बचे हैं। एक बैंकिंग एक सेफ स्पेस लगता है, जहां पर बाइंग करके भी आप लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरा जो सेफ स्पेस, 2-3 और स्पेस है, जैसे बैंकिंग हो गया, मेटल्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट हो गए, एंड ऑटोमोबाइल्स है, काफी अच्छा करेक्शन हो रखा है कुछ गिने चुने नाम में। मारुति हो गया, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज है, महिंद्रा महिंद्रा है, ये अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले लें सेलेक्टिवली मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जहां पर हम लोगों की इनिशिएटिव कवरेज या और अच्छी रिसर्च की हुई है। अदरवाइज ओवरऑल मुझे, जैसा कि अनुज जी पहले ही बता रहे थे, कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि बॉटम यही बनेगा, कितना और गिरेगा और किस तरीके से बढ़ेगा। ये वॉर लाइक सिचुएशन जो चल रहा है वहां पे, उसका असेसमेंट डिफिकल्ट है। नोइंग इराक के साथ 10 साल तक इन्होंने वॉर किया था, लगता नहीं कि ये जल्दी सेटल होगा। ओके, लगता नहीं ये जल्दी सेटल होगा। इरकॉन पर कुछ खबर आ रही है, स्टॉक 9% ऊपर है इस समय। मर्जर के किसी प्रस्ताव पर कोई बातचीत नहीं है, वो ये कह रहे हैं इरकॉन और आरबीएनएल के मर्जर रिपोर्ट पर। चलिए, ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो उसको वो डिनाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के टॉप गेनर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों आपको दिखाई देंगे। दोनों के लिए कर्नाटक बड़ी मार्केट है, क्योंकि बेंगलोर एक बहुत बड़ी मार्केट इन दोनों कंपनियों के लिए। इन जनरल भी बेंगलोर काफ़ी बड़ी मार्केट है। कर्नाटक सरकार का बजट आया जिसमें काफ़ी बोल्ड फैसला लिया गया। क्या है वो फैसला और कितना इम्पैक्ट डाल रहा है इन कंपनियों पर, ये आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और आज सारे जो लिकर स्टॉक्स हैं वो पार्टी के मूड में हैं। बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो काफ़ी बढ़िया मूव है। खबर आती है एकाएक स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिला। इसके अलावा आप रेडिको खैतान को देखें, 6% ऊपर है। सबसे बड़ी बियर बनाने वाली कंपनी यूबीएल, ये 5% ऊपर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। अलाइड ब्लेंडर्स, एसोसिएटेड अल्कोहल और तिलकनगर इंडस्ट्रीज, जिसके लिए कर्नाटक एज अ मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक में भी देखें तो तकरीबन 6.5% की बड़ी तेज़ी नजर आएगी। और जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कर्नाटक सरकार की तरफ से जो बजट में ऐलान किए गए हैं, इससे पूरी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा भी देखने को मिला है। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइजेस को पूरी तरीके से डी रेगुलेट कर दिया। सरकार प्राइजेस को कंट्रोल नहीं करेगी। इनफैक्ट जो अल्कोहल कंटेंट होगा उसके मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है टैक्स तय किया जाएगा। और इस ट्रांजिशन के लिए अगर आप देखें तो 3 से 4 साल का समय दिया जाएगा, यानी फेज्ड वाइज मैनर में, ताकि कंपनीज के पास, इंडस्ट्री के पास पर्याप्त समय हो इस नई प्राइसिंग के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। और इसमें अगर आप देखें तो डीरेगुलेशन को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले जो 16 प्राइसिंग स्लैब थे, अब इसे घटाकर 8 स्लैब कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अल्को बियर, यानी मैं समझ रहा हूँ अल्कोहल बियर वाली जो टूरिज्म है, इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए सरकार अब क्या कर रही है कि जो डिस्टिलरीज होंगी, ब्रीवरीज होंगी, इनके पास विकल्प होगा कि वो ग्राहकों को अपने यहाँ पे बुलाएं एक सेटअप पे, और अल्कोहल टेस्टिंग जो है वो भी परमिसिबल कर दी जाएगी। तो इससे पूरी इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब दरअसल आप देखें तो जैसे ही खबर आई, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी थम्स अप आना शुरू हो गया, सबने शेयर किया। कंपनीज की तरफ से कमेंट्स काफ़ी अच्छे आने लगे, सबने इसको स्वीकारा, वेलकम किया है। अब इसके ऊपर नोवामा की तरफ से भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पर ये बता रहे कि अब सरकार शराब की कीमतें तय नहीं करेगी, और ये पूरे सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बता रहे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्रीवरीज, इनको बड़ा फायदा होगा। इनकी बाय लिस्ट में दोनों स्टॉक्स पर इनका पॉजिटिव व्यू है। और जो डीरेगुलेशन प्राइसिंग के लिए यहाँ पर किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि आप भी अभी बता रहे थे कि कर्नाटक मार्केट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट IMFL में देखें तो ऑलमोस्ट 15% है, और बाकी टोटल अल्कोहल कंजम्पशन के लिहाज से भी कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट है। इसी के चलते अगर आप देखें तो सभी स्टॉक्स में जोश काफ़ी हाई है और तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आप आशीष। देखिए, जो टूरिज़्म की बात की ना आशीष ने, बिरू, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा वाइन टूरिज़्म के नाम से जाना जाता है नापा वैली, वो $1.9 बिलियन की इकॉनमी है सिर्फ वाइन टूरिज़्म की, और करीब 3.85 मिलियन पीपल हर साल विज़िट करते हैं वहाँ पर, सिर्फ वाइन टूरिज़्म। हाँ, तो वो खैर जिसमें कह रहा हूँ काफ़ी बोल्ड फैसला है, काफ़ी अच्छा फैसला है ये। कुछ कह रहे हैं? एक चीज़ ये भी है, रियलिटी है ना, कि
अगर आप देखें प्राइस एप्रिसिएशन, रेडिको इज अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर, है ना, अच्छी वेल्थ क्रिएट की है इसने। और एक और प्रश्न, आपने नापा वैली का जिक्र किया, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सूर्या विनयार्ड्स का तो कोलैप्स है, यानी हमारे यहाँ वाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग, है ना? नहीं, वाइन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वाइन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सूला की ना इशू जो है वो सूला स्पेसिफिक है। आई थिंक सूला नहीं चला उसका अपना कारण है, वरना मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इनके पास सब कुछ था, एक डोमिनेंट मार्केट है और इनकी वाइन भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि ख़राब होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तकलीफ है जो मार्केट को शायद नहीं समझ में आया और ये स्टॉक वन वे गिरा है जब से इसका IPO आया है उसके बाद। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो इनके पास काफ़ी थी, क्यों नहीं चला ये आई थिंक ये कहना थोड़ा टफ होगा। अब धर्मेश जी से एक व्यू लेते हैं। धर्मेश जी, ये लिकर स्टॉक्स जो अच्छे चले, यूनाइटेड स्पिरिट्स या रेडिको, इनमें अगर आपका व्यू हो और अगर सुला पर आपका व्यू हो तो? देखिए अनुज जी, आज जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुआ तो मुझे लगता है ये न्यूज के बेनिफिट के हिसाब से तो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी ये सारे डिस्काउंटेड हो रखे हैं। बट जैसा आप बता रहे थे कि सूला का उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और इंडिया में जो वाइन कंजम्पशन है थोड़ी कम रहती है। रीजन ये है कि वेदर कंडीशंस भी बहुत डिटरमाइन करते हैं। सो बियर एंड स्पिरिट का कंजम्पशन हमेशा से हिस्टोरिकली भी ज्यादा रहा है और ये आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज्यादा आपको स्पिरिट्स में आ रही है, वो भी प्रीमियम सेगमेंट में। उस लिहाज से देखिए तो मुझे लगता है जो हम लोग पे जो टॉप 3 पिक है, एक तो रेडिको है। रेडिको काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके जितने भी न्यू लॉन्चेस हैं वहां पर भी काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है आफ्टर द एक्विजिशन के बाद पनोरिको का जो उन्होंने लिया था इंपीरियल ब्लू, उसमें भी एक उनको भी ट्रैक्शन मिलना चाहिए। और तीसरा एक फैक्टर है जो शायद आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं किया, सोम डिस्टिलरीज है, उनका भी मुख्य कारोबार आपको कर्नाटक स्टेट से ही आता है। तो ये 3 मुझे लगता है कि आने वाले आई मीन ट्रैक्शन के हिसाब से और अल्कोहल कंजप्शन के हिसाब से अगर आप इसका एक बना लें बास्केट तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। वैल्यूएशंस जरूर महंगे दिख रहे हैं बट जिस तरीके से ट्रैक्शन और ग्रोथ बढ़ रहा है सो ये आपको आने वाले 3-4 साल तक तो वैल्यूएशन महंगे दिखते रहेंगे। और काफी बड़ा पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ आपको इंडियन पॉपुलेशन जो है ड्रिंकेबल एज में ट्रांसफर होती है और अभी दे आर वेरी मतलब दे ट्राई करते हैं नए नए तरीके पेय पदार्थ। तो मुझे लगता है ये ट्रैक्शन चलता रहेगा। ओके, तो ये था एक डेडिकेटेड डिस्कशन प्राइस परफॉर्मेंस पे और प्रशांत ये धर्मेश जी की जो प्रेफर्ड पिक्स हैं स्पेस में, लिकर स्पेस में। थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार फिर इंडेक्स रखेगा स्क्रीन पे। हम निफ्टी बैंक पर डेलो की ट्रैजेक्टरी में है। खैर ICICI बैंक और HDFC बैंक पे चर्चा काफ़ी हो गई है, लेकिन लेके आइए पॉलिसी बाजार आपकी स्क्रीन पे आएगा एट 1429। ये इसका इस दौर का एक नया लो है आज जो क्रिएट किया इसने। 100 में लाखों क्या लग रहा है? मैंने एक इन्वर्टेड फ्लैग और एक बड़े स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद भी 10 डेमा को नारी गेन करना, ना क्रॉस कर पाना, फाइनली ये किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है? मतलब 1300 ड्यू है क्या? मेरे ख्याल से जो 12 मार्च का स्विंग लो है लास्ट ईयर का। एब्सोल्युटली, यहाँ पर वीरू नेगेटिव व्यू ही है। एक छोटा सा जो फ्लैग पैटर्न जो आपने बताया, जो कंसोलिडेशन है वो एवरेजेस के नीचे ही कंसोलिडेट हुआ और वो पूरा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है। अब ये जो पूरा वेव चल रहा है, मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग लोस थे 1300 के आसपास के वो रीटेस्ट होंगे। सो ये मीडियम टर्म व्यू है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 1550 के आसपास का रेजिस्टेंस है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ये स्टॉक इस समय जाएगा। सो इसे शॉर्ट करके चले। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते तो इसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नीचे में बहुत शार्प डिक्लाइंस आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं मज़गांव डॉक, GRSE समेत कुछ डिफेंस शेयर्स की जहां पर आज भी तेजी बरकरार है। फिर से चलते हैं आशीष के पास। आशीष, क्यों है तेजी? सर काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला और जब से आप देखें तो वेस्ट एशिया में तनाव है। एक चीज़ लगातार हम हाईलाइट करें कि डिफेंस स्पेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सेक्टर ऐसा है जिसमें नॉन नेगोशिएबल आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, किसी भी देश को ग्रोथ यहाँ पर लानी पड़ेगी और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। कल दरअसल सबसे पहले बात करते हैं मज़गांव डॉक की, जिसमें आप देखें तो यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि 99,000 करोड़ के आसपास की डिफेंस डील साइन हो सकती है और उसके बाद कल हमने देखा था कि स्टॉक में एकाएक 7-8% से ज़्यादा के बड़े मूव्स थे। अब बाजार बंद होने के बाद आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। कंपनी ने बताया कि हाँ, फाइनल टॉक्स जारी हैं और इसके बाद देखें तो आज भी एक फॉलोअप एक्शन देखने को मिला। तकरीबन 6% से ज़्यादा की तेज़ी रही है और इसी के चलते अगर आप देखें
तो पूरा डिफेंस पैक झूम रहा है। सब में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे। कोई भी डिफेंस पैक का स्टॉक देखें, अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर 3 के अंत तक इनकी जो ऑर्डर बुक है ये अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट है, 23,758 करोड़ के आसपास की है। और लगातार जो नए कोलैबोरेशन, नए ऑर्डर विन जो देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। अच्छा, मझगांव डॉक के बाद अगर आप बात करें गार्डन रीच शिप बिल्डर की, तो यहाँ पर 2 ट्रिगर है। एक तो खबर यहाँ पर कल भी आई थी कि कोलैबोरेशन यहाँ पर भारत फोर्ज की जो सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी स्ट्रैटेजिक के साथ इन्होंने करार किया है, जहाँ पर ये अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स ये बनाने के लिए करार कर रहे हैं। और इस कोलैबोरेशन के बाद हमने देखा कि तेज़ी आई, लेकिन एक्चुअली असल तेज़ी यहाँ पर जब आई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट देखने को मिला जहां पर तारीफ की गई गार्डन रीच शिप बिल्डर की कि ये सिर्फ शिप तक बनाने तक सीमित नहीं। अगर आप देखें तो कंपनी बल्क ग्रीन शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक फेरीज, हाइब्रिड सिस्टम वाले और एआई एनेबल्ड डिज़ाइन पर काफ़ी फोकस कर रही है। इसके बाद तो स्टॉक ने देखे पलट कर नहीं देखा और लगातार बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज पूरा डिफेंस पैक जो है बहुत ज़बरदस्त एक्शन में। डिफेंस पैक ज़बरदस्त एक्शन में इस समय आपको दिखाई देगा। आप धर्मेश जी, मझगांव डॉक 2 दिनों में 15% के करीब रैली, आप लेंगे इस लेवल पर या अगर है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? देखिए अनुज जी, अगर है तो स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे और अगर लेना भी है तो कोई तकलीफ नहीं, लेने में जरूर लेनी चाहिए। और फिर बट नजरिया लंबा रखना चाहिए यहाँ पर भी। और एक जो प्रॉब्लम हो जाता है डिफेंस कंपनी के साथ जो हम लोग लेते हैं, और नॉर्मली क्लाइंट्स से भी ये क्वेरी आती है कि 1 या 2 क्वार्टर भी नंबर हिलते हैं और वहां पर फिर वो बोलने लगते हैं कि नंबर खराब आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो पहला बात तो ये है कि डिफेंस कंपनी को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए ना, आप ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करें, या बेहतर है 2 साल या 3 साल के नजरिए से भी देखें। आप इनके ऑर्डर बुक को देखिए, अभी जितनी भी डिफेंस कंपनियां टोटल मिला के आप देखो तो 4.5 to 5 टाइम्स उनकी ऑर्डर बुक है एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के सामने। प्लस जितने नए एमओयू करार हो रहे हैं, ये न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से करार हो रहे हैं, उनके ऑर्डर्स आने बाकी हैं। अभी 1-1.5 साल में फिजिबिलिटी आएगा, फिर वो चलता रहेगा। तो 10-15 साल के लिहाज से अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी देखें तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 12 से 15% के आसपास का ग्रोथ रहेगा। नॉर्मली टाइम लगता है एक शिप बनाने में, प्लेन बनाने में, हेलीकॉप्टर बनाने में, तो वहां पे हर क्वार्टर में वो डिलीवरेंस मिल नहीं सकती है। तो वो माइंड में आप रेडी रखिए। पोर्टफोलियो स्टॉक्स है ऑलमोस्ट 20% एलोकेशन। हम लोग तो ये एडवाइस करें कि आपको डिफेंस पे रहना ही चाहिए स्टेक। बीएल एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप एक रेगुलर डे टू डे सप्लाईज भी रहते हैं, इनके चिप्स जो प्रोडक्ट से सप्लाई करते हैं, तो वो क्वार्टर एंड क्वार्टर भले आप देख सकते हैं। तो पहली क्लैरिटी ये होनी चाहिए। और दूसरी बात अनुज जी, देखिए डिफेंस का बजट तो बहुत बड़ा है, बट जो लिस्टेड कंपनीज आप इनके टोटल रेवेन्यू देखें तो अभी भी 70,000 करोड़ के आसपास ये टोटल रेवेन्यू करते हैं। इसमें 60,000 करोड़ सिर्फ 2 कंपनियां देती है आपको। 33,000 करोड़ के आसपास एचएल है और 28,000 करोड़ के आसपास 23,000 करोड़ के आसपास बीएल है। इसको हटा के देखें तो कोई भी कंपनी 1,000 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं करती है, मोर और लेस उसके पास आती है। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन सबके पास रेवेन्यू, इनके टॉप लाइन बढ़ने में। तो नेट में अगर छोटे भी एक है तो पोर्टफोलियो पाइए। आप अगर 2 साल 3 साल रुक सकते हैं तो यहाँ से भी, यहाँ जितने भी स्टॉक्स है पर्टिकुलरली एचएल, बीएल तो एंड मझगांव डॉक डबल तो मुझे दिखते हैं यहाँ से। ओके, डिफेंस पे धर्मेश जी का व्यू। एक काम करते हैं, चलिए अब इस डिफेंस को हमने पहले लिकर की बात करी, फिर डिफेंस का डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैश कॉल्स पे फोकस करते हैं। टॉप कैश कॉल्स में सोमिल और प्रकाश सर और साथ ही साथ राजेश सतपुते जी अपने अपने व्यूज रखेंगे। सोमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप कैश में? मैंने पिक किया है स्नाइडर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। स्नाइडर में एक कंसोलिडेशन, एक फ्लैग पैटर्न बना था ऑन द डेली चार्ट्स, और वो 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है यहाँ से एक मीडियम टर्म में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, ये कंटिन्यू कर रहा है और ऊपर में और भी अच्छी रैली देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 875 पर और टारगेट होगा 960। ओके, स्नाइडर इलेक्ट्रिक बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहे हैं सोमिल जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गाबा सर, आपका कैश कॉल? मेरा ध्यान है नेटको फार्मा पर। ये लास्ट वीक भी मैंने दिया था नेटको फार्मा, अब भी अच्छा लगता है। जैसे ये 1000 बार कर लिया है ना, द वे इट इज पास 1000, इट्स गुड। ट्रेड करा है 1022 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1000 का और टारगेट होगा 1100 का। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर है नेटको फार्मा। ओके, नेटको फार्मा आपका ट्रेड रहा। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए फिनोलेक्स केबल्स, आप फिनोलेक्स केबल्स देखिए, मुझे लगता है इस हफ्ते बहुत बहुत बार इसको कवर किया, आप पैनलिस्ट ने कवर किया।
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अच्छा है। और फिनोलेक्स का जो स्ट्रक्चर है उस लिहाज से अगर आप देखें तो आज इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया 950 का, तो 971 चल रहा है, 955 का स्विंग का एक आप स्टॉप लॉस रखे तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 955 का स्टॉप लॉस होगा। मेरे हिसाब से ये 1000 की तरफ चल रहा है। एज ए स्विंग ट्रेडर इट्स अ बाय। स्विंग ट्रेडर इट्स अ बाय। अभी सुपरमार्ट देखिए एक बार जरा, शानदार तेजी स्टॉक में डे हाई पर, और अगेन तेजी स्क्रीन पर प्ले आउट हुई है जो अच्छी बात है, और मोमेंटम है यहाँ पर। बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जहाँ पर 10 लोगों से अगर आप पूछेंगे तो 11 व्यूज़ मिलेंगे आपको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। कोई कहता है टर्न अराउंड स्टोरी, कोई कहता है वेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो क्या है तेज़ी और मंदी के ट्रिगर? बुल वर्सेस बेयर, नूपुर और आशीष के पास चलते हैं। तो बुल कौन है, बेयर कौन है? सर मैं तो बेयर हूँ। सर मैं बुल हूँ, और आशीष के पास वैसे मेरे सवाल का जवाब होगा नहीं जब ये खत्म होगा। सवाल तो पूछे पे। नहीं, पहले मैं अपने तर्क बता देती हूँ तेजी के, उसके बाद आपसे सवाल करूंगी। बताइए, शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, जो AGR की दिक्कत होती थी यहाँ पे, वो अब उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। ये तो आपको भी पता है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको पता होगा ये चीज़। और राहत यहाँ पे मिल चुकी है। FY26 से लेके FY31 की बात करें तो सालाना भुगतान जो होगा वो 124 करोड़ पर लिमिट किया जाएगा। कैप यहाँ पे लग चुकी है, तो ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कंपनी के लिए, जो कि पॉजिटिव है। अब इससे क्या इम्पैक्ट होता है, आसान भाषा में भी समझा देती हूँ। कैश फ्लो पर दबाव कम होगा और कंपनी के जो नेटवर्क बढ़ाने की क्षमता है उसके लिए ज़्यादा पैसे होंगे और 5G में ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएगी। आसान भाषा में एक और चीज़ बताइए, आसान भाषा में, कि इस कंपनी का कारोबार क्या है? AGR की रिस्ट्रक्चरिंग, AGR का भुगतान करना है कि टेलीकॉम में ग्रोथ लेके आना है, सब्सक्राइबर को जोड़ना है? ये सफिशिएंट नहीं है। दूसरी टेलीकॉम कंपनी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वे अहेड है, सालों साल आगे हैं, और ये लगातार सब्सक्राइबर बेस खोते जा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? सिर्फ AGR भुगतान से हो जाएगा? अगर इतना ही सब्सक्राइबर बेस खत्म हो रहा था तो अब तक जीरो हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब आसान भाषा की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी NCD के जरिए फंड जुटा लिए। क्रेडिट रेटिंग जो है कंपनी की वो सुधरती हुई नजर आ रही है। निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, और अगर भरोसा बढ़ रहा है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली आगे भी फंड्स मिलेंगे। और वो उस सवाल पे हम बाद में आएंगे। पहले जो ग्राफिक्स चल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट्स। तो फंड जुटाने में आसानी होगी और कंपनी का कैश फ्लो अच्छा ही रहेगा। 3300 करोड़ जुटाए। याद करिए 2020 में 25,000 करोड़ डेट के माध्यम से जुटाने की बात की। उसके ऊपर क्या अपडेट है? कोई अपडेट नहीं है, सिवाय सरकार ने, किसी और ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। 3300 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आपका मंथली बिल तो बढ़ रहा है ना, आरपूस तो बढ़ रहे हैं ना, आपकी जेब से तो ज्यादा ही जा रहे हैं ना पैसे आशीष। अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो कंपनी के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। और एवरेज रेवेन्यू देखे पर यूजर तो 186 यहाँ पे हो चुकी है। आप ज्यादा पैसे दीजिए कंपनी को, कंपनी ज्यादा अपने प्रॉफिट में लगाएगी। दिक्कत की बात क्या है नुपुर? देखिए आरपूस तो बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर बेस तो कितनी तेजी से घट रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर में 9,40,000 सब्सक्राइबर बेस घटा था। उससे बाद दिसंबर नवंबर दोनों में 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख में महीनों का आंकड़ा देख रहा था। हर महीने कहीं ना कहीं आप देखें तो 8 से लेके 12 लाख सब्सक्राइबर बेस घटता ही है इनका। कितनी अजीब बात है ना आशीष, जो ये बेयर का पॉइंट बोल रहा है, वो जिस सर्विस को यूज करता है वो भी वोडाफोन ही है। तो आप जैसे यूज करते हो ना, आपके जैसे लॉयल कस्टमर अगर वोडाफोन के साथ जुड़े हुए हैं तो 5G सर्विस भी यूज करेंगे। एक्वा लाइन से अगर आप ट्रैवल करते हैं मेट्रो में तो वहां पे भी वोडाफोन का ही नेटवर्क आता है। और आज भी जो पुराने कस्टमर है वो अभी तक जुड़े हुए, उसमें एक आप भी है। तो क्या आप बेयर जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मैं बिल्कुल जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। कारण क्या, आपने बात की 5G की, ठीक है। अब बात श्योर है, सही है कि 5G सर्विसेज कुछ चुनिंदा सर्कल में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये 17 सर्कल में लॉन्च हो चुकी है। 29 सिटीज में ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और कंपनी इसमें ज्यादा बेनिफिट दे रही है दूसरे कॉम्पिटिटर। आपको पता है भारतीय एयरटेल की जो कवरेज है 5G में 90% सर्कल्स में, लेकिन फिर भी मेट्रो में नेटवर्क नहीं आता है। अभी तो AGR के भुगतान के बाद इन्हें नए इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं, केपेक्स भी करना है। कहां तक करेंगे? जब तक ये पूरा होगा तब तक तो पता नहीं कौन सा जी आ जाएगा। ये स्टॉक तो बहुत लैग कर रहा है, मजा नहीं है इसमें। लेकिन आप फिर भी टिके हुए कंपनी के फैसिलिटी के साथ। चलिए जज साहब फैसला कर देंगे। नहीं, मैं तो खैर फैसला तो क्या सुनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सच बताऊं तो ना। देखिए मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप लोगों ने डिबेट बहुत अच्छी की है। और स्कूल में जब डिबेट होती थी तो वो जिस तरीके से आपने डिबेट की, और एक और चीज़ आपने जिस तरीके से डिबेट की उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी थी, पॉइंटर्स भी थे दोनों के,
और काउंटर पंचेस भी बिल्कुल सही थे, ग्राफिक्स ने भी बहुत सही काम किया, सब कुछ बहुत सही कहा। देखिए मेरा व्यू जग जाहिर है, वैसे मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि वोडाफोन आइडिया एक में बहुत होल जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको भरना बहुत मुश्किल है क्योंकि इक्विटी का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन क्या है ना कि इसको आप मान के चलें एक एज एन ऑप्शन, जैसे कहते हैं ना कि वो ऑप्शन अगर आपके फेवर में बैठा तो बड़ा पैसा बनाएगा, नहीं बैठा तो वैसे ही आप मतलब क्या ही उसमें लूज़ करेंगे इसमें भी। लेकिन एक चीज़ थी, हमने CNBC आवाज़ पर लगातार अपने दर्शकों को एक बचाया था इस वेल्थ डिस्ट्रक्शन से। 17 रुपये 16 या 17 रुपये था, तब से नेगेटिव व्यू था। 6 रुपये तक का ये स्टॉक हो गया था, 17 रुपये से 6 रुपये तक का ये स्टॉक हुआ था, तब तक हमारा नेगेटिव व्यू था। 6 साढ़े 6 रुपये पे हमने अपना नेगेटिव व्यू बंद किया था, ख़त्म किया था, क्योंकि वहाँ पे एक सेंस बन रही थी कि अब वैसे भी यहाँ से और क्या ही जाएगा, तो इसके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद आपको दोनों को ना अगले 1 साल में अपमैनशिप दिखाने का मौका मिलता रहेगा। ये स्टॉक बीच बीच में 9 रुपये भी जाएगा, बीच बीच में 13 या 14 रुपये भी जाएगा, तो आप दोनों का मौका मिल जाएगा। सर आशीष छोड़ेगा नहीं वोडाफोन को यूज़ करना। नहीं देखिए, अगर मेट्रो में वोडाफोन आइडिया ही आता है सिर्फ, तो एटलीस्ट मुंबई में तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि अब आज की डेट में मैं कल मैच देखने गया था तो वापसी में मैं मेट्रो में ही आया, क्योंकि उबर का तो कोई साइन था नहीं, और कल तो कोस्टल रोड जाम हो गई थी, सोचिए मतलब। तो इसके लिए मेट्रो वाज द ओनली ऑप्शन, तो इसके लिए। लेकिन खैर, आप लोगों की आर्गुमेंट काफ़ी अच्छी रही, शुक्रिया, और इस तरीके की आर्गुमेंट रोज़ करते रहेंगे हम। बुल वर्सेस बेयर। हाँ बिल्कुल। धर्मेश जी, आप अगर जज बनना चाहें तो क्या करेंगे वोडाफोन में, बुल या बेयर? अनुज जी, जज आप ही बने, ये काफी डिफिकल्ट जजमेंट रहेगा। मेरा तो यही कहना है, देखिए वोडाफोन आइडिया वो हम लोग 0-0 करके ऑप्शन का गेम खेलते हैं। अगर आया तो काफी बड़ा आ सकता है पैसा, हो गया तो 0 मान के चले, तो उस तरह का ट्रेड बन गया है। AGR ड्यूज का सेटलमेंट तो जरूर हुआ है, बट स्पेक्ट्रम ड्यूज जो उनके 1,20,000 करोड़ का है, उसका अभी ये कैसे भरपाई करेंगे और कितना इनके पास कैश फ्लो रहेगा, वो एक थोड़ा येलो फ्लैग है। और दूसरा इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिंस कैश फ्लो कम है तो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 5G का रोल आउट उतनी स्ट्रांगली नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि भारतीय रिलायंस ने किया है, और उसका वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो 180-86 की इनकी आरपू है, रिलायंस जियो का 213 के आसपास है और भारतीय 256 है। तो यहाँ पर क्लियरली अगर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस ही नहीं रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही करेंगे, तो कस्टमर्स धीरे धीरे माइग्रेट होते ही रहेंगे। तो वो एक दिक्कत वाली बात है। सो मतलब नेट यही है, 0-0 गेम है। आप देख लो, अगर आपके पास खोने के लिए पैसा है तो पंट ले सकते हैं। क्या बात है, सही बात है, 0-0 है और यार आपके पास खोने के लिए पैसा है तो फिर ठीक है। बट खैर एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कविता जी जुड़ी हमारे साथ, एक ट्रेड उनसे ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड होगा। थोड़ा सा अदानी एंटरप्राइजेस अगर आप देखें डेली चार्ट पर ब्रेकडाउन दिया है इसने एक अपने रेक्टेंगल फॉर्मेशन का। डाउनसाइड जो ओपन होते हुए दिखता है वो 1990 तक के लेवल ओपन होते हुए दिख सकते हैं, बट एज अ डे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 2000 के लेवल के लिए आप इस पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2075। ओके, चलिए काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं, फिर चर्चा होगी क्रिकेट की। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ मानस जी हैं, पंकज जी हैं और राजेश जी हैं। तो मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कोटक बैंक पे मेरा ध्यान है, जहां पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो कोटक बैंक का 400 वाला पुट ऑप्शन जो 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 5.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 15 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक की 400 की पुट। ओके ठीक है, मानस के बाद चलते हैं अब राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे ऑप्शंस में? वीरेंद्र जी, देखिए रियलिटी पैक मुझे वीक लग रहा है, तो इसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट देखिए, ये बहुत वीक चार्ट है। आज भी एक पुल बैक हुआ था, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो था 10-20 डीएमए का, वो इंटैक्ट। तो पिछले 2 दिनों से जो रिलीफ रैली थी, मुझे लगता है फिर वो फिजल आउट होगी। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज का पुट 1660 का पुट करीबन 62 के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 48 का। इसका स्विंग का टारगेट सेट करें करीबन 100 का, 110 का टारगेट मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी का 1660 का पुट। ओके, गोदरेज
प्रॉपर्टीज का 1660 का पुट। मार्केट मीनवाइल डे लो पर आ गया। एक बार निफ्टी दिखा दीजिए जरा, 24,537 पर। और बैंक निफ्टी देखिए एक बार, 1000 पॉइंट नीचे हो चुका है बैंक निफ्टी और 58,000 भी तोड़ने के कगार पर है। पंकज जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी, फोर्टिस के ऊपर नजरें हैं। फोर्टिस का 900 रुपए का पी के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 27 रुपए 50 पैसे 28 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। काफी डिस्ट्रक्टिव है चार्ट स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि एक छोटा सा 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर मुझे 40 रुपए तक के टारगेट नजर आते हैं सर। ओके, चलिए अब बात करते हैं संडे के मैच की। एंड आई एम श्योर शायद भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा वॉच्ड इवेंट्स में से ये होने वाला है। शायद क्या होने ही वाला है। एक नॉर्मल रूल है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है उसके बाद तो संडे का जो मैच होगा मोस्ट वॉच्ड इवेंट इन इंडिया शायद हो। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरे ख्याल से जो मैं बात कर रहा था, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज, कई लोग तो कह रहे हैं शायद अब तक का सबसे महान गेंदबाज, जी हाँ, जसप्रीत बुमराह, और जो सेमीफाइनल में भी उन्होंने किया। इसके अलावा संजू सैमसन का क्या सही टाइम पर फॉर्म पर लौटना, 2 बैक टू बैक मैचेस में, और दोनों नॉकआउट मैचेस थे। एक ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, एक सेमीफाइनल था। शानदार बैटिंग। शिवम दुबे और तिलक वर्मा की आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, जो 3 छक्के तिलक ने मारे या उससे पहले जो शिवम ने जो वेस्ट इंडीज़ के साथ बैटिंग की थी, वो सोने के बराबर थी। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दोनों की ऑलराउंड बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। अक्षर ने जो 2 कैच पकड़े, देखकर नहीं लग रहा था कि कोई भारतीय इस तरीके की फिटनेस के साथ कैच पकड़ सकता है। कमज़ोरी क्या है भारत की? अभिषेक शर्मा। आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा कंसर्न टीम मैनेजमेंट की यही होगी। और वरुण चक्रवर्ती, जो हमारे 2 सपोजिटली सबसे बड़े इक्के थे, वो दोनों इस समय नहीं चल रहे हैं और बुमराह अकेले पड़ते जा रहे हैं। और ग्राउंड फील्डिंग भी थोड़ी कमज़ोर है। प्लस सूर्य कुमार यादव, इनका भी बल्ला नहीं चल रहा है वीरू। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ये मानना होगा कि अगर हम फाइनल में मैच जीतें, मतलब अगर टॉस जीतें, तो पहले बॉलिंग करें ताकि हमारे पास एक टारगेट रहे। और अभी भी मैं कहूँगा कि अभिषेक को एक मौका और देने की ज़रूरत है। और ड्यू भी होगी तो शायद बाद में बैटिंग करना फ़ायदेमंद रहेगा। और वरुण की जगह अगर चाहें तो कुलदीप को शायद एक मौका दे सकते हैं। चलिए, ये ग्राफिक्स नहीं बने, कोई बात नहीं। अब अयाज मेमन जुड़े हैं शायद हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, ओरिजिनल क्रिकेट वाला, और उनसे समझते हैं कि वो कैसे इस मैच को देख रहे हैं। अयाज जी, गुड आफ्टरनून। क्या 2023 की जो हमारी पेनफुल मेमोरी है उसको ये टीम उस ग्राउंड पर फाइनली मिटा पाएगी? आप बताइए, क्या पलटा भारत का भारी है? नहीं, देखिए 2023 की पेनफुल मेमोरी है, लेकिन 2024 की बहुत अच्छी मेमोरी है। 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों, 2023 में ODI वर्ल्ड कप हारा था। जिस तरह से ये टूर्नामेंट गुजरा है ना अनुज, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जिक्सॉ पजल की तरह आप देखें तो कुछ पीसेस फिट हो गए हैं। जैसे कि संजू सैमसन ओरिजिनल प्लेइंग 11 में थे, बाहर हो गए, वापस आए तो पोस्टर बॉय बन गए T20 बैटिंग के। लेकिन क्या हुआ है, जैसा आपने बताया कि नंबर 1 खिलाड़ी जो हमारे थे इन द रैंकिंग, ICC रैंकिंग, अभिषेक शर्मा, उनका फॉर्म हल्का हो गया है। वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बॉलर थे ICC रैंकिंग के, उनका फॉर्म हल्का हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा उत्साह बढ़ा देगा न्यूजीलैंड का, क्योंकि होम क्राउड, होम सपोर्ट, होम कंडीशंस, ये सब इंडिया के फेवर में है। मोमेंटम भी अच्छा है। हालांकि न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त मैच जीता था सेमीफाइनल में और यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ऑलराउंड डेप्थ दोनों ही टीम में बहुत है। अब ये है कि जैसा हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी ज्यादा नामचीन नहीं या उनके बारे में इतनी चर्चा में नहीं रहते, वो जैसे कि शिवम दुबे, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, इनका कंट्रीब्यूशन बहुमूल्य था। आप बुमराह की बात करें तो इज एन ऑल टाइम ग्रेट बॉलर। मेरे हिसाब से तो टॉप 10 ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आ जाएंगे एज अ फास्ट बॉलर। और उनके अलावा जो है बल्लेबाज या गेंदबाज जो है वो अच्छे चल रहे हैं। बट कुलदीप यादव की जगह बन सकती है, या फिर आप अगर तिलक वर्मा को नहीं खिलाते हैं तो फिर आप किसी और का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, यानी कि रिंकू सिंह, बिकॉज ही इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फिनिशर। आपकी ओपनिंग जोड़ी जो है, इट कैन बी सैमसन एंड ईशान किशन। तो विकल्प है इंडिया के पास। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाए तो एक तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन आप तोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप सिग्नल भेज रहे हैं न्यूजीलैंड को कि हम थोड़े से बैकफुट में हैं। और मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं मानता हूं कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ये चाहेंगे कि कोई भी एक ऐसी चीज, ऐसी डिसीजन ले जो जिसका फायदा न्यूजीलैंड को मिले।
नहीं, बिल्कुल नहीं, तिलक को तो नहीं निकाल सकता यार जी, मतलब आई थिंक तिलक एक इम्पैक्ट प्लेयर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो होगा। मैं आई थिंक आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर ज़्यादा चांसेस किसके हैं, वरुण की जगह कुलदीप को लिया जाए या फिर अभिषेक की जगह किसी और बैटर को खिलाया जाए? नहीं, अभिषेक की जगह मैं कह रहा था, तिलक की नहीं, तिलक की तो जगह कायम है उसमें, हाँ प्लेइंग नहीं, 11 में है ही। फिर आपने गलती से तिलक बोल दिया मैं होगा। मिस्टेक, मेरी हाँ मेरी हाँ मेरी भी गलती हो गई। तो आप हाँ, रिंकू सिंह को ले सकते हैं, एंड यू कैन नॉट ओपन चूज विद ईशान एंड संजू, ओपन विद ईशान एंड हाँ संजू। हाँ हाँ, एंड आप वरुण चक्रवर्ती को बिठा दें और वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव दोनों को खिला सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर से आपको एक और बल्लेबाज भी मिल जाएगा, बट आई थिंक बैट्समैन आप कितना नंबर 11 तक भी बैटिंग ले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपको चाहिए ऐसे गेंदबाज जो विकेट निकाले, और वही प्रॉब्लम हो गया है वरुण चक्रवर्ती का, जो अब तक के पिछले 1.5-2 साल में मिडिल ओवर्स में रन भी नहीं देते थे, विकेट भी निकालते हैं, वो नहीं हो रहा है उनसे इस टूर्नामेंट में। अच्छा यासर, ये बुमराह के पैरेलली जो आपका एक फास्ट बॉलर है अर्शदीप, कल उनकी बड़ी अनकंट्रोल्ड बॉलिंग थी, बहुत सारी वाइड्स, वो एक एलिमेंट थोड़ा सा डाउटफुल लगा कल आपको, स्पेशली जब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी पिच थी, इतना इट वाज अ बेल्टर ऑफ अ पिच, जो कि जैसे कहते हैं सपाट पिच, रनवे, एयरपोर्ट का रनवे था। आप बुमराह क्यों इतने महान बॉलर है, क्योंकि ऐसी मैच में लगभग 500 रन बनी, 499। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था पूरी मैच में जो 10-11 से कम रन दिया है पर ओवर। बुमराह जो थे 8.23 या 2.5, कुछ ऐसे आंकड़े उनके हैं, जो गजब के आंकड़े हैं एक्चुअली अगर आप देखें। और उनके जो लास्ट 2 ओवर थे, तीसरा ओवर उनका और चौथा ओवर, जहां उन्होंने चोक कर दिया बैटिंग को, वरना ये मैच इंग्लैंड एक्चुअली इतिहास रचा देता जीतकर। बट बुमराह कहीं ना कुछ हद तक हार्दिक, और जो आप अर्शदीप की बात कर रहे हो, वो उनके लिए मेरे ख्याल से एक रोल दिया गया है कि आप वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप डाले कि बॉलर वो जो कॉरिडोर है एक, यहाँ पर अगर गेंद गिरती है और बैट्समैन सोचता है कि वाइड जाएगी, खेलूं या ना खेलूं, लेकिन वो अंदर गिरती है, उसकी कोशिश में लगे रहे, बहुत सारे वाइड्स डाल दिए। बट इट्स अ मैटर ऑफ उस पिच पर आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कंटेन करेंगे बैट्समैन को, वो बहुत मुश्किल था कल। जोफ्रा आर्चर, जितने भी उनके भी तेज गेंदबाज थे, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आई वुडंट ब्लेम अर्शदीप बियॉन्ड द पॉइंट। ओके, अच्छा अब आते हैं न्यूजीलैंड पर, क्योंकि एक ऐसा देश जो जिसे कहते हैं ना पंचिंग अबव द वेट इन ऑल द स्पोर्ट्स, एक छोटा सा देश किस तरीके से हर बार नॉकआउट स्टेज में पहुंचता है। और फिन एलन ने जो उस दिन बैटिंग की थी, मैं मतलब ये सोच रहा था कि अगर बाई चांस उस दिन जो वो लग रहा था कोई पोजेशन जैसे मैन पोजेस्ड, अगर वैसा हो गया तो फिर तो हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो मतलब उस दिन आई थिंक अगर आप एडन मार्क्रम की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि नहीं कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनको कैसे रोकें? हाँ, कैसे रोके, बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से आप ये न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, पंचिंग अबव द वेट हैज बीन हिस्टोरिकल ना अनुज। 1975 की वर्ल्ड कप से वो सेमीफाइनल में लगभग हर बार आए हैं। अब ये है कि पिछले 4-5 साल से उन्होंने इंडिया के नाक में दम कर दिया है, किसी भी फॉर्मेट में आप देख लें। टेस्ट सीरीज में आके व्हाइट वॉश कर दिया, अब यहाँ पर फाइनल में पहुंच गए, व्हाइट बॉल में भी अच्छा खेला है इंडिया के खिलाफ। और ये जो जोड़ी है ना, ये धुआंधार जोड़ी है। मुझे लगता है कि इनको आप ब्रेक नहीं करते हैं पहले पावर प्ले में, बल्कि पहले पावर प्ले में अगर आप 2 विकेट नहीं निकालते हैं, देन वी कुड बी ऑन द बैक फुट, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। बिग बैश में खेलते हुए आए हैं, फिलहाल बहुत सफल रहे वहां पर, टिम साइफर्ट भी, और लंबी बैटिंग है। उसके बाद ग्लेन फिलिप है, डैरिल मिचेल है, जो सब इंडियन कंडीशन से बहुत वाकिफ है, प्लेयर्स से भी कंडीशंस पे, क्योंकि लगभग सब प्लेयर उनके आईपीएल खेलते हैं, तो दे हैव फुल नॉलेज ऑफ द ओपोनेंट्स। अब ये है कि प्रेशर सिचुएशन होता है, और अगर वो पावर प्ले अच्छा निकाल देते हैं तो प्रेशर फिर ट्रांसफर ऑन टू इंडिया, और इंडिया किस तरह से कोप करेगी, क्योंकि अब तक तो योर गो टू मैन हैज बीन जसप्रीत बुमराह, लेकिन हर बार आप जो है एक ही प्लेयर पे रिलाई करेंगे, एक ही बॉलर पे, देन आई थिंक दैट इज आस्किंग फॉर सम प्रॉब्लम। तो दूसरे बॉलर्स को भी मेहनत शुरू में ही करनी पड़ेगी विकेट्स निकालने के लिए। हाँ, अच्छा आज ये एक बात तो है कि कल हमारा 12th मैन था वानखेड़ का क्राउड, है ना। खैर वो क्राउड तो अहमदाबाद में भी होगा, लेकिन वहाँ की पिच प्लस टॉस कितना बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होगा। और जिस प्रकार की भारतीय टीम है और जिस प्रकार का हमारा बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप है, क्या आपके मुताबिक प्रेफरेंस क्या होगी? हम ड्यू फैक्टर को देखते हुए चेस करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा? हाँ, मेरे ख्याल से ये तो एक थियोरी हो गई, अब ये ट्रोइज्म हो गया है। तो क्रिकेट में आप खास करके T20 में या वाइड ओडीआईज में आप चेस करें, क्योंकि ड्यू फैक्टर इंडिया में सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा रहता है।
और हालांकि कल सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि ड्यू फैक्टर इज नॉट रेलिवेंट इन वानखेड़े, कुछ हद तक सही निकला बिकॉज इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच जीत गई। अब ये है, दर्शक तो है 1 लाख से ज्यादा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रहेंगे सपोर्टर्स इंडिया के लिए, वो अपना एक प्रेशर दोनों ही टीम पे बनाएगा, न्यूजीलैंड पे तो है ही लेकिन इंडियन प्लेयर्स पे भी बनाएगा। और दूसरा एक ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया का रिकॉर्ड जो है इतना अच्छा नहीं है, ना भूले 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी इंडिया फाइनल में, सो दे हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। ये नहीं हो जाना चाहिए आप उसका बर्डन, उसका बोझा लेते जाए कि भाई यार यहाँ पर तो पता नहीं क्या होता है, हम अच्छा खेल नहीं सकते। इट्स अ ग्रेट टीम, ये तो सबको पता है, नंबर 1 टीम है विश्व में, और पिछले 2 साल का रिकॉर्ड, 2.5 साल का रिकॉर्ड निकाल ले तो इस फॉर्मेट में इंडिया से बेहतर कोई टीम है ही नहीं। बट इट्स अ फाइनल, और फाइनल के अपने खुद जो है दबाव होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, एंड हाउ ईच प्लेयर कोप्स और फिर कलेक्टिवली एज अ टीम वो नतीजा डिसाइड करता है। बिल्कुल, चलिए हम सबकी दुआएं होंगी टीम के साथ और लेट्स होप कि रिटेन करें हम अपना कप। थैंक यू यासी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मार्केट डे लो के करीब आया, इंट्राडे में 24,450 भी ब्रेक हो गया था। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट नीचे है, 58,000 के नीचे आ चुके हैं हम बैंक निफ्टी पर। और अगेन देखिए ये फिर आपको बता रहा है कि क्यों इस समय इस मार्केट में शायद लेवल बेस अप्रोच काम ना करे, कि वो बजट डे का लो बच जाएगा या ये लो बच जाएगा, ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं इस मार्केट में। मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है। चलिए 4 का चौका, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। फिर सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे सौमिल जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी हमारे साथ हैं। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए अशोक लेलैंड के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स बनने लगे हैं और स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो अशोक लेलैंड का ऑप्शन 195 वाला पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 6.5 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 195 वाला। 3.90 रुपए के स्टॉप लॉस से इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 12.5 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके चलिए, अब ये हो गया पुट ऑप्शन अशोक लेलैंड का। आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अशोक लेलैंड भी क्रैक हो रहा है। सौमिल से पिक करते हैं आज का FNO सुपरस्टार। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं डिफेंस पैक में से HAL पिक कर रहा हूँ ऑन द बाई साइड। मुझे लगता है कि ये जो आज का मूव है वो एक रिवर्सल मूव है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है ऑन द डेली चार्ट्स। प्रीवियस स्विंग हाई भी ये ऊपर की तरफ आज के दिन में ब्रेक किया है। मुझे लगता है यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा। अब शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि HAL विल परफॉर्म वेल। ऊपर में जो टारगेट्स मेरे हैं वो क्लोज टू 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से है, दैट इज 4,350, और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 3,855। ओके चलिए, हैल में आज शानदार रिकवरी है। एक्चुअली न्यूज़ ख़राब थी लेकिन पहले टिक से ही उसमें रिकवरी आनी शुरू हुई थी। कविता जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, लिकर स्पेस से अलाइट ब्लेंडर्स, मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, एवरेजेस को रीटेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिख सकता है। और द प्राइस मूव ऑफ 490 to 500 के प्राइस प्रोजेक्शन बनते हुए दिखता है एज पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। With a stop loss of 465, one can approach for the price move of 490 to 503. ओके राइट ब्लेंडर्स आपकी बाय कॉल। अब चलते हैं धर्मेश जी के पास, आज का मिड कैप फंड आप पिक करेंगे। धर्मेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मीरू जी देखिए, मिड कैप फंडा के लिए डिफेंस क्षेत्र से ही DCX सिस्टम पर बाई करने की सलाह रहेगी। पिछला 1 साल इनका थोड़ा सा काफी वीक गया था, उसका मुख्य कारण ये था कि इनकी जो एक सब्सिडरी है रानी एडवांस सिस्टम्स, वहां पे ODS करके एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम का ये एक बना रहे थे सॉफ्टवेयर, जो कि काफी से डिफरेंट है। ये रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 किलोमीटर तक ये आइडेंटिफाई कर सकती है, और उसके कारण जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वो इनके PNL में बुक हो रही थी, कैश लॉसेस में वो कन्वर्ट हो रहे थे। अभी वो क्लियर हो गया, आने वाले क्वार्टर से वहां पर कंसोलिडेट लेवल पे वो प्रॉब्लम आएगा नहीं, और उसका स्टैंड अलोन जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, 2600 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है। हाल फिलहाल इनको 2-4 और ऑर्डर्स मिले हैं, और कल ही इनको HAL से भी 68 करोड़ की ऑर्डर बुक में इनकी इजाफा हुई है।
एग्जीक्यूशन लगता है मुझे कि इस क्वार्टर से और Q1 ऑफ FY27 से पिक होनी चाहिए, तो वहां पर आपको नंबर्स इसके सुधरते हुए नजर आएंगे। और अभी इसराइल के अल्ट्रा सिस्टम के साथ इनका पुराना करार है ही, और इंडिया इसराइल के डिफेंस करार में ये एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। छोटे एंसिलरी पीसीबी सर्किट बोर्ड के हिसाब से इन्होंने नई फैक्ट्री भी डाल रखी है कि अपना पीसीबी ये का जो इंटीग्रेशन का सिस्टम है वो काफी बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि एक 190-180 के भाव के आसपास जो ट्रेड पे रीच करता है काफी अच्छा बेहतरीन विकल्प लगता है। और 240 से 50 के टारगेट के लिए थोड़ी लंबी अवधि की 6 से 8 महीने का अगर टारगेट है टाइम होराइजन का, तो उसके लिए बाई बनता है। ओके, चलिए आपको बता देते हैं अब चारों की चारों ट्रेड्स। अशोक लेलैंड के पुट के साथ शुरुआत की मानस जी ने 195 का पुट लेना है आपको। इसके अलावा हैल ये है आपके लिए FNO सुपरस्टार के पिक सौमिल जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार में कैश स्टॉक एलाइड ब्लेंडर्स का कविता जी की पिक रहेगी, और DCX से ये होगी धर्मेश जी की फंडामेंटल पिक। एक हल्का सा छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा से बातचीत होगी। चलिए, प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा जोड़ी हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी रही हैं। इनका सफ़र महिला सशक्तिकरण और वेल्थ क्रिएशन की एक कामयाब कहानी है। उनसे बात करते हैं। अमीषा जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस। ऑब्वियसली आपकी पहचान ये तो है ही, साथ में एक इतनी सक्सेसफुल ब्रोकरेज कंपनी अब आप ओन करती हैं, लीड करती हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, जिसने पूरा का पूरा मार्केट का सेंटिमेंट खराब किया है, उसे आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? ये वॉर की सिचुएशन अनलाइक रशिया यूक्रेन वॉर जिसकी वजह से भी हमारे ऑयल प्राइसेस पे असर आ सकता था, बट ये बार मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन बेस इतना कम है, इंटरेस्ट रेट इतने कम है, और मेटल प्राइसेस ऊपर, गैस प्राइसेस ऊपर, ऑयल प्राइसेस ऊपर, ये तीनों की वजह से हमें इन्फ्लेशन का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट कम होने की जगह पर थोड़े ऊपर जा सकते हैं। तो वो जो पूरा बेस के सिनेरियो था वो डिस्टर्ब हुआ है, एंड उससे ऊपर चलते हुए भी जो सप्लाई डिसरप्शन अगर गैस में हुई है, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट इमीडिएटली फाइंड आउट करना डिफिकल्ट रहेगा कि ये सब कब तक चलेगा, कितना क्या फैक्टर करना है डिस्टर्बेंस को। तो मार्केट इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में नर्वस है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। शॉर्ट टर्म में नर्वस रहेगा, तो इस समय फिर क्या करें? कैश पे रहें, कुछ सेफ्टी की जगह ढूंढें, कुछ सेफ हेवन बाइंग करें? आपकी क्या अप्रोच होगी? मेरे हिसाब से अभी भी देखिए, मार्केट में डिकेड से कोई टाइमिंग तो कर नहीं पाया है, और हमने हमेशा ये भी देखा है कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन में जब मार्केट करेक्ट कर जाती है, तो उसके बाद रिबाउंड भी बहुत अच्छा होता है। मार्केट ने वॉर तो शायद पहले भी देखे होंगे, लेकिन कोविड कभी नहीं देखा था, बट कोविड के बाद भी रिबाउंड उतना ही वेंजेंस से आया था। तो ये जो सिचुएशन है, उसमें दो चीज मैं रेकमेंड करूंगी। एक तो एसेट एलोकेशन कि 10 से 15% अभी भी प्रीशियस मेटल में रखिए, 15-20% कोई भी फॉर्म के फिक्स्ड इनकम में रखिए, बट नॉट लॉन्ग टेन्योर, रिट है, इन्विट है, बाकी सब में रखिए, और 55-60% तो अभी भी इक्विटी में रखना ही चाहिए। उसमें लिक्विडिटी जैसे कि लार्ज, मिड, स्मॉल एंड द सेक्टर प्रेफरेंस को रिव्यू करके अपनी एक अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। एंड जो म्यूचुअल फंड में है, तो वो काम तो उसका फंड मैनेजर बहुत अच्छे से करेगा, बट आई वुड से दैट थोड़ा इमोशनली ब्रेस होकर ये मार्केट की वॉलेटिलिटी का पेन लेने के लिए तैयार होकर इसको नेविगेट करना चाहिए। इसमें अगर आप लॉसेस बुक करोगे तो वापस जल्दी से आ नहीं पाओगे। ओके, योर पॉइंट टेकन मैम। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से भी आपको मैम वुमेंस डे की अग्रिम शुभकामनाएं।
मैम एक और चीज़ है, आई मीन अब तक कि प्राइवेट बैंक्स जो है ना, आई मीन इस बार तो HDFC बैंक को देखे मैं भी अगर आप देखें थोड़ा सा बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आई मीन द वे HDFC बैंक इज़ परफॉर्मिंग। आज ICICI बैंक में कोलैप्स है। हमने ये पूरे लास्ट 6 महीने में PSU बैंक्स को कैपिटलाइज करते हुए देखा था, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। SBI ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दी। अभी अगर फ्रेश एडिशन करना है कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप किस में वकालत करेंगे? प्राइवेट बैंक्स में जो प्राइस मिल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो दोनों थोड़े दोनों चीजों से सेंसिटिव है, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट आउटलुक से, क्योंकि अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर बुक इज इन बॉन्ड्स, तो बॉन्ड यील्ड से उनको थोड़ी सेंसिटिविटी आती है, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स या इंडिविजुअल इनकम से भी उनको अनसर्टेनिटी आती है, एंड दे वर वेरी वेल ओन्ड सेक्टर्स। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इनमें करेक्शन का मोड चालू है। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ये नजरिए से कि उनकी सब्सिडरीज बहुत वैल्यूएबल है, SBI डेफिनेटली continues to be a strong long-term pick. And public sector में हमारा प्रेफरेंस ICICI बैंक पे रहा है। No doubt other banks are also doing well. तो मैं कहूंगी कि ये एक फेज है जहां पर some of the other sectors might do better. क्योंकि यहाँ पर जो बेस assumption था ना ये सेक्टर का, वो थोड़ा अभी ये वॉर सिचुएशन में और ऑयल के प्राइस के शूटअप होने से डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये एक लेवल पर जाकर आप वापस उसको एवरेज आउट कर सकते हो, बट अभी थोड़ा वॉच करना चाहिए, उस पर इमीडिएट एक्शन करने जैसा नहीं है। बट मैं ऐसा जरूर कहूंगी कि देयर आर अदर एरियाज विद इन द इकोनॉमी जो अभी भी बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ मोड में है। ऑफ कोर्स डिफेंस इज डेफिनेटली इंडिया की स्ट्रेटेजी जो आत्मनिर्भरता की थी उसमें ही चलते बहुत अच्छा कर रहा था, एंड एवरी सच इवेंट विच इज हैपनिंग ग्लोबली, इंडिया भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने पे निर्भर रहे एंड ऐसा स्केल लाए कि कहीं ना कहीं वो ग्लोबली भी सप्लाई कर सके। तो ये एक सेक्टर रहेगा। जैसे हम सबको पता है AI, पर AI का इंडिया में क्या खेल होगा, तो वो कहीं पर ना कहीं पर या तो डेटा सेंटर या तो पावर, एंड उसके नीचे जो एंसिलियरीज है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर्स, पावर एंड केबल, वायर्स, मुझे लगता है वो सब में एक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करने से भी ये मार्केट को अच्छे से नेविगेट कर सकेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, अभी आपने जो बात की थी ना एसेट एलोकेशन की, मैम जिसमें आप 10 to 15% डिप्लॉयमेंट इन गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स, देन आपने फिक्स एसेट्स के लिए 15-20% कहा, रेस्ट 55 कहती हैं आपकी, चलिए आप इक्विटी में रखिए अभी भी। बट विद इन दैट एज वेल कमोडिटीज़, चाहे वो मेटल्स हों चाहे मतलब फेरस नॉन फेरस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। आई मीन कल भी नाल्को ने अपना, अगर आप देखें, इस दौर का नया हाई क्रिएट किया। व्हाट अबाउट मेटल्स, फेरस नॉन फेरस, उसको कितना अंश देंगे आप इस वक्त? Over last almost 8 to 9 months, for first few months, gold didn't work so much, but last, if you see a quarter or two, the value calls is coming through. अब एल्यूमिनियम की बात करें तो गैस प्राइस जिस तरह से ग्लोबली बढ़ चुके हैं, उसमें बाकी सबकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और हमारे कोई प्लेयर्स हैं, नैनको है, जिनका खुद का पावर है, वो बेटर प्लेस रहेंगे, प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट उतना नहीं बढ़ेगा। तो मेटल वी कंटिन्यू टू होल्ड आवर बुलिश स्टांस, और हमारा तो बड़ा व्यू है कि मेटल सेगमेंट में इतना ग्लोबली इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है लास्ट 4-5 साल से, एंड उसके चलते प्राइसेस भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एंड अगर व्हेनेवर वॉर स्टॉप्स यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ओके,
अमीषा जी, ये सवाल मैं अपने सभी एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ। आईटी में इस तरीके की फॉल हमने लास्ट टाइम देखी थी 2004 में। आप इसको एज अपॉर्चुनिटी मान रही हैं या थ्रेट? देखिए, आईटी में वैल्यूएशंस, प्राइस, वो माउथ वाटरिंग हो चुका है, लुकिंग एट द काइंड कैश दैट दे जनरेट। बट हम लोगों को एज अ हाउस व्यू, मुझे भी पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पर री रेटिंग होना डिफिकल्ट है। एंड ये जो पूरा एआई एंड कोडिंग का इफेक्ट है, मुझे लगता है वो न खाली आईटी स्टॉक्स पे सीमित रहेगा, वो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन, उसकी वजह से मिडिल क्लास बाइंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, सब पर आएगा। और ये हम भाप पाएंगे ओवर नेक्स्ट 2 years। ये एक क्वार्टर की कोई स्टोरी नहीं है, ये आपको 1-2 साल में इसकी इम्पैक्ट पता चलेगी। तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग या अदर सेक्टर्स जॉब पिकअप करते हैं, वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पर मुझे लगता है यहाँ पर मैं री रेटिंग समझ के यहाँ पर ओवरवेट भी नहीं जाऊंगी, न बाय। ओके, चलिए अमीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने मैम। एंड हैव अ नाइस वीकेंड, और मोर स्पेशली दैट डे 8 मार्च वुमेंस डे, उस दिन की अग्रिम शुभकामनाएं पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपके लिए मैम। थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं निफ्टी पर जनाब, इट्स 24436 अनुज, यानी इसका मतलब ये है कि इवन हम वो परसों के क्लोज के नीचे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल इस दौर का ये सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। कैसे रीड फाइनली बैंक निफ्टी का सरेंडर व्यू क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए वीरू, अब क्या वो कूल ट्रेड का या 24,400 से 600 में लेने का, बताइए कोई करेगा हिम्मत? और मैं फिर पूछ रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि बाय करिए, वो करेंगे क्या इस लेवल पे बाय? देखिए क्या है ना, ये मार्केट का टेक्सचर बहुत ख़राब है, और ये कह देना कि बस अब वॉर का इम्पैक्ट पूरा प्राइस इन हो गया, अभी तो वॉर का इम्पैक्ट शुरू हुआ। ये बड़े लेवल की वॉर है। प्लीज़ इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, समझिए। इस मार्केट का टेक्सचर काफ़ी कमज़ोर है। ये मार्केट लेवल का नहीं है, ये मार्केट सेंटीमेंट का है, ये मार्केट न्यूज़ का है। ऊल जुलूल लेवल्स के चक्कर में मत फंसें। क्या हो गया बैंक निफ्टी के लेवल का? जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए, वो लेवल का पूरी बैंक निफ्टी ने जैसे कि ना उधेड़ के रख दिया उस लेवल को। 58,400 मैं सुन रहा था कि शायद कहीं नहीं टूटेगा, क्या हो गया? 57,700 पर आ गए हम। अब कौन सा लेवल बच गया यहाँ पर? और निफ्टी में भी किसको पता है कि कल गैप डाउन हो जिसमें 24,300 तोड़ें, या पॉजिटिव रिकवरी आ जाए तो वापस 24,800 पर आ जाएं। आई थिंक इस मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होते रहेंगे। आपको रोज़ अपना एक फ्रेश व्यू लेना होगा। पोजीशन लेकर जाना ख़राब है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप शॉर्ट करके बैठे हुए इस मार्केट में तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। बीच बीच में आपकी हिम्मत होनी चाहिए पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैलीज को झेलने की, जैसे कि ये कल आ गई थी आफ्टरनून में। लेकिन टेक्सचर मार्केट का बहुत ख़राब है, और अभी इस मार्केट में वो फाइनल वाला लो बनना बाकी है। मेरा पर्सनल मानना लगातार ये रहा है कि 24,300 नहीं बचेगा, वो टूटेगा। और अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो हम इस मार्केट में हो सकता है वापस जिस लेवल से रैली शुरू हुई थी 22-23 हज़ार, वहाँ तक भी पहुँच जाएँ तो मुझे हैरानी नहीं होगी। चलिए एक काम करते हैं, नूपुर के पास चलते हैं टेलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हालांकि मार्केट का मूड माहौल तो ख़राब ही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो बाइंग लिस्ट में आपको दिखेंगे डीलर डेस्क के। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर, पूरा डिफेंस सेक्टर आज बजिंग है, लेकिन पर्टिकुलरली 2 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई नजर आ रही है, BEL और HAL। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आपको आज ऊपरी लेवल पर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली HAL नेगेटिव खबर आने के बावजूद यहाँ पे 4.5% से ज़्यादा का OI जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो लॉन्ग पोजिशनिंग है यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ एक और खबर आई थी लिकर स्टॉक्स को लेकर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव थी, और उसके बाद यहाँ पे 2 स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, 50% से ज़्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है। UBL और रेडिको खेतान, ये दोनों स्टॉक है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की तरफ से फिलहाल बाइंग होती हुई दिख रही है। तो डिफेंस में BEL और HAL, और लिकर में UBL और रेडिको खेतान। चलिए शुक्रिया नूपुर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहेंगे। अच्छा, एक बार रिलायंस लेकर आइए ज़रा, इंट्राडे चार्ट रिलायंस का, और देखिए ज़रा आप
डे लो पर आ गए हैं हम रिलायंस पर भी वीरू, और अगर आपने आज सुबह लिया तो उल्टा फंसे हैं, मतलब ट्रेड तो आज उल्टे शायद शॉर्ट साइड पर प्ले आउट हुई है रिलायंस में, ये भी अब डे लो पर आ गया है। और एक बार क्रूड लेकर आइए, क्रूड में स्पाइक आ रहा है 86.5 पर हम वापस आ गए हैं। सुबह हम 84 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब हम वापस 86.5 पर ब्रेंट क्रूड पर, तो उसका एक इम्पैक्ट है क्लियरली यहाँ पर। और डॉलर रुपये और दिखाइए एक बार जरा मुझे, 91.69 पर हैं हम। देखिए किस तरीके से अब ये वीकनेस बढ़ रही है, करीब करीब 10 पैसे की अब ये वीकनेस हो चुकी है। तो लेट्स सी। चलिए वीरू, BTST STBT ट्रेड की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अनुज, आप सही कह रहे हैं, और शायद हम वीकेंड के लिए घबरा रहे हैं अनुज। पिछला वीकेंड कैसा गुजरा, शायद वही बाजार याद कर करके एक कंप्लीट सेल ऑफ टुवर्ड्स क्लोज। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? मंडे मॉर्निंग के लिए शॉर्ट स्टॉक मैंने एक्चुअली कल चुना था, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन लास्ट कुछ न्यूज आया था आधे घंटे में जिससे एक दिक्कत आई, लेकिन टेक्निकली वीक है, कल भी था और आज भी है। अब ट्रेड करें 42 के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1150 का स्टॉप लगाना चाहिए, 8 रुपए का स्टॉप है, डाउन साइड टू 1130 पॉसिबल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट करेंगे। मानस जी, आप क्या करेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट? तो शॉर्ट करेंगे अनुज जी, और गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक सेल ट्रेड लेना है। स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1665 के प्राइस चल रहे हैं, 1696 1696 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में सेल ट्रेड लेंगे। 1600 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल कॉल है आपका। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए बैंकिंग में ही ज्यादा वीकनेस लग रहा है, उसमें से एक्सिस बैंक का चार्ट मुझे बेहद वीक लग रहा है। इसमें एक सपोर्ट था, इसका सपोर्ट था 50 DMA का, जो करीबन करीबन था 1328 के आसपास। ये 50 डे में इसने वायलेट किया है, तोड़ा है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो है करीबन 1280, 1280 का टारगेट होगा, तो हमें सेल करना है। 1320 चल रहा है, 1335 का स्टॉप लॉस होगा एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक ये करना है आपको इस समय सेल। कविता जी बताइए, बाय या सेल? शॉर्ट होगा अनुज जी, और रियल एस्टेट से मुझे लगता है लोधा डेवलपर्स अपने 200 मैमा की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 888 के लेवल पर है, अंटिल काउंटर 902 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल डाउनसाइड मूव 850 820 तक दिखते हैं। ओके, पंकज जी, आपका ट्रेड? इन्वेस्टमेंट बैंक के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी वीरेंद्र जी। 918 920 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 935 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। लोअर लेवल पर मुझे लगता है 895 रुपीज तक के टारगेट्स मिल सकते हैं एस्टिमेट। ओके, सोमिल जी, आपकी तरफ से क्या ट्रेड रहेगी? On the short side, Anuj ji, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक ऑलरेडी 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ टूटी है। ऑन द आवरली चार्ट छोटा सा कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है। शॉर्ट साइड पर जो स्टॉप लॉस रखेंगे 523 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और नीचे में टारगेट होगा 492। ओके, चलिए ये आपके लिए हो गई BTST ट्रेड्स। वीरू, आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही? बेहद ही खराब अनुज, बहुत ही खराब ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे, और वो कल इनफैक्ट छोटा सा रिवर्सल था, उसमें ब्रेथ इंप्रूव हुई थी, बट टुवर्ड्स क्लोज आज जो है ये बेहद ही खराब। लुक एट लॉन्ग अनवाइंडिंग, आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ते दिख रहे हैं, और वीकेंड के लिए स्पेशली कोई छोड़ना नहीं चाहता। 83 लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट 75, मात्र अगर आप देखें तो 51 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स हैं। यानी ये कंप्लीट कोलैप्स और लैक ऑफ कन्विक्शन एंड स्पेशली टुवर्ड्स वीकेंड नजर आ रहा है। स्टैट्स लेके आइएगा एक बार, जरा पहले लेके आएंगे, क्या लेके आ रहे हैं आप? लॉन्ग रखिएगा कुछ काउंटर्स में, जहाँ पे देखिए आज डिफेंस क्लियर कट एक विनर था, उसमें आप देखिए मजगांव डॉक हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। HAL ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। खबर अच्छी नहीं थी, बट दुखदाई खबर थी इनफैक्ट, बट स्टॉक ठीक करा। आज USL में अगर आप देखें, कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। इनफैक्ट पूरा लिकर स्पेस, मिड कैप IT में परसिस्टेंस, CG पावर काउंटर्स जो थे वो आज अच्छे रहे, लॉन्ग बिल्डअप हुआ यहाँ पे। इसके बाद आते हैं शॉर्ट कवर कहाँ पे था इसमें, भारत डायनामिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज, अगेन पूरा का पूरा अगर आप देखें डिफेंस। और एक और बात याद रखिएगा, डिफेंस के साथ साथ एक थीम और आज बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग,
और वो थे कैपिटल गुड्स। लुक एट एबीबी, इनफैक्ट कमेंस और बीएचएल सब में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी आज। नेक्स्ट स्लाइड आएगी पेन की, जहाँ पे अनवाइंडिंग, जहाँ पे शॉर्टिंग का प्रेशर था। इस क्रम में सबसे ऊपर था अशोक लेलैंड, आज ये भी कोलैप्स हुआ। अब रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो एसबीआई और अशोक लेलैंड ये दो स्टॉक्स कमजोर पड़े हैं। लोढ़ा, आइनॉक्स, बैंक ऑफ इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में कोलैप्स, शॉर्ट बिल्डअप था। और प्रॉफिट्स कहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुआ है, आइए जरा एक बार उसकी लिस्ट को देखते हैं। इस क्रम में गोदरेज प्रॉपर्टी, संपदा मदरसन, एटर्नल, जेएमआर एयरपोर्ट्स और इन्फो एज, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग्स कटे। अनुज, चलिए अब आते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर। हालांकि सबसे बड़ा ट्रिगर तो मार्केट के लिए ऐसा है जो हमारे हाथ में है नहीं, जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है इस समय, लेकिन बाकी कहाँ कहाँ नज़र रहेगी नूपुर से जान लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल वहीं पर नज़र रहने वाली है वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट पे, लेकिन कुछ ट्रिगर्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। यूएस में 9 तारीख के दिन जो कंज्यूमर का इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन डेटा होता है फरवरी के महीने का, वो आने वाला है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगलवार के दिन होम सेल्स का डेटा फरवरी के महीने का, वो भी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिहाज से, तो वहाँ पर नज़र रखनी है। बुधवार के दिन ओपेक की मंथली रिपोर्ट जारी होगी, तो क्रूड के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बाजार की नज़र इस पर भी बनी रहेगी। साथ ही साथ जो कोर सीपीआई का डेटा है फरवरी के महीने का यूएस में, वो भी आते हुए दिखेगा। 12 तारीख के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, ये भी यूएस में ही आने वाले, यूएस के बाजार के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होते, तो यहाँ पर भी नजर रखनी है। और फ्राइडे के दिन जो Q4 का जीडीपी का डेटा है, उसका सेकेंड एस्टिमेट आते हुए दिखेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे ट्रिगर्स यूएस से ही रिलेटेड है, हालांकि इंडिया में इतना कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट है नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट पर ही नजर रहने वाली है। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिडिल ईस्ट पर नज़र रहेगी और वो रहेगी यूएस पर भी। आज वॉल स्ट्रीट का क्लोज कैसा होगा और जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो आगे क्या करेंगे। अनुज, अब तो ट्रंप साहब ने अपनी नई टिप्पणियों में कल जब वो संबोधन कर रहे थे, है ना, अब तो क्यूबा का भी जिक्र कर दिया। तो पहले वेनेजुएला हो गया, फिर ईरान हो गया, अब वो कह रहे हैं कि हम एड्रेस करेंगे क्यूबा को, यानी अभी हमें राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए वीरू, क्या होता है ना, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, अब अगर आप कोई बुली करना शुरू करे और आप दुबक के बैठे हो कि चलिए मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, जो लड़ेगा वो फंसेगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो एक दिन तो आपका नंबर भी आएगा। तो ये तो मतलब ये तो होगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप वो कर रहे हैं जो उनको लगता है कि अमेरिका के लिए सही है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब भी फाइनेंशियल मार्केट्स की कहानी लिखी जाएगी, एक चैप्टर लिखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी। उनकी पहली प्रेसिडेंसी काफ़ी अच्छी थी वीरू, पहली प्रेसिडेंसी में उन्होंने बहुत अच्छी प्रेसिडेंसी थी। पहली प्रेसिडेंसी में उन्होंने स्टेट्समैन की तरह बिहेव किया था, भले ही उससे पहले रेटरिक थी उनकी, लेकिन कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था जो मतलब नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस प्रेसिडेंसी में तो क्लियरली आई थिंक अब हम स्टेज पर आ गए जब हम बस लिटरली दिन गिन रहे हैं कि कब ये सेकंड कार्यकाल इनका पूरा होगा। और एक इंसान की थिंकिंग से ग्लोबल मार्केट में इस तरीके का कहर मच सकता है, ये क्लियरली अब आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अनुज ने सही कहा कि अब तो हम दिन गिन रहे हैं कि कब जनाब इनका कार्यकाल जो होगा पूरा होगा। हालांकि उसमें वक्त काफ़ी बाकी है, तो संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। और देखिए बाजार वीकेंड की तरफ कितना डरता है। ये मीनवेल आपकी स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 160, 38, 124 अंक नीचे, और हम डे लो पे क्लोज हो रहे हैं। और याद रखिएगा एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक लेके आइएगा 57,700, यानी इस हफ्ते अगर आप प्राइस डैमेज देखें तो अब फाइनली आप 200 डिमा की तरफ एग्रेसर हैं। 4 सितंबर 25 के बाद आप फाइनली देखिए अब कितना रह गया अंतर, मेरे ख्याल से हम कहाँ अलाइन है, 57,450 पे है, यानी हार्डली अगर आप देखें 200-250 पॉइंट का डिफरेंशियल बाकी है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक भी उस डिफरेंशियल को जो निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस था पार्ट दिया है, पूरा कर दिया है। और इस हफ्ते क्या हुआ, क्रूड अभी जो अनुज ने रखा था स्क्रीन पे 86.5, तो ये इस वक्त प्रभावित करता हुआ। और एक बार फाइनली अगर आप देखें तो और दो तीन स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पे एक कंप्लीट कोलैप्स है। एक बार लेके आइएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक और लेके आइए आप स्टॉक पीएनबी में कोलैप्स है आज, और मैं जिसका जिक्र करने वाला था शायद वो करते करते रुक गया था, दैट एटर्नल। मानस, ये मैंने प्रश्न आपसे कल भी किया था, एंड फाइनली मेरे ख्याल से कब हो रहा है ये, मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। मार्च 23 के बाद पहली बार एटर्नल ने क्लोज दिया है 50 विमा के नीचे, 100 विमा के नीचे। कहाँ जा रहा है ये स्टॉक एटर्नल? तो देखिए ऐसा लग रहा है कि पहला जो टारगेट होगा वो 220 रुपए के आसपास का होगा, लेकिन ऐसी
ऐसे बहुत चांसेस हैं कि 220 को ब्रेक करके 205 रुपए की तरफ स्टॉक जाए। तो यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और 260 रुपए के ब्रेकआउट के पहले खरीदारी नहीं करनी है। ओके, चलिए मैं एक बार जरा 2-3 चीज़ देखना चाहता हूँ। एक तो डाउ फ्यूचर्स लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो डाउ फ्यूचर्स वीरू 120 पॉइंट पॉजिटिव थे, अब 160 पॉइंट नेगेटिव हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा प्रेशर का पॉइंट हो गया। दूसरा, एक बार जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए जरा 3 महीने का, और 3 महीने का चार्ट बैंक निफ्टी का एक बार लेकर आइए। और आज बैंक निफ्टी डिसाइसिवली वो 58,400 नहीं टूटेगा कि 600 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि किस लेवल का पेन इस समय मार्केट में है। कोई भी लेवल सेफ नहीं है, तो ये कह देना कि नहीं टूटेगा, नहीं होगा। मार्केट में इस समय बहुत पेन है और ये आपको बता रहा है। आई थिंक ये वीक काफ़ी ख़राब रहा है मार्केट के लिए। मैं एक बार जस्ट एक बेसिक देख रहा था इस वीक किस तरीके के मूव्स रहे, और अगर आप देखें तो निफ्टी करीब निफ्टी मिड कैप दोनों करीब 2.85% के करीब नीचे रहे। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी दिक्कत रही निफ्टी बैंक, जो कि इस हफ्ते 4.5% नीचे था। जी हाँ, 4.5% निफ्टी बैंक नीचे था। चलिए बिग वॉल पर चला जाए फिर और समझा जाए आज की मार्केट क्लोजिंग को। और इसमें देखें तो आप निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे 24,467 पर, बैंक निफ्टी 1272 पॉइंट नीचे 57,780 पर, निफ्टी आईटी ये भी करीब, हालांकि सुबह ग्रीन में था लेकिन टुवर्ड्स द एंड ये भी कोलैप्स हुआ। मिड कैप इंडेक्स 2.5% नीचे था। स्मॉल कैप ने आज थोड़ा आउट परफॉर्म किया, कम गिरा, और एडवांस डिक्लाइन इस वजह से इतना ख़राब नहीं था। 1181 बढ़ने वाले शेयर और 1800 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। चलिए आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर, और सेक्टोरल लूजर्स में क्या क्या हैं एक बार देखते हैं जरा। निफ्टी बैंक ने लीड किया इसे करीब 2% नीचे, निफ्टी पीएसयू बैंक भी 2% नीचे, फाइनेंशियल्स 2% नीचे। आज पूरा फाइनेंशियल्स के लिए ख़राब दिन था। रियल्टी 2% नीचे था, निफ्टी ऑटो और कैपिटल मार्केट यहाँ पर भी गिरावट आपको देखने को मिली। अब आते हैं गेनर्स पर। डिफेंस ने लीड किया आज फिर से एक बार, ऑलमोस्ट 3% की रैली थी यहाँ पर। कैपिटल गुड्स करीब 1.5% ऊपर था। एनर्जी, आईटी यहाँ पर भी हल्की सी आपको बाइंग देखने को मिली। अब आते हैं निफ्टी लूजर्स पर। आज के निफ्टी लूजर्स किसने लीड किया, और क्लियरली आपको इसमें 2-3 फाइनेंशियल नाम दिखाई देंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर पिछले कुछ दिनों में, 3% नीचे था आज ये। इटर्नल में गिरावट थी, इंटरग्लोब लगातार गिर रहा है, वन वे। श्रीराम फाइनेंस 0.25% नीचे था। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी गिरावट रही 2.5% की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी करीब 2 से 2.5% नीचे रहा। तेज़ी कहाँ रही? बीईएल में 2% की तेज़ी थी, रिलायंस में करीब 1.25%, ओएनजीसी में 1.25% तेज़ी, एनटीपीसी ये भी करीब 1% ऊपर था। हिंडाल्को में हल्की सी तेज़ी रही, और सन फार्मा ये हल्का सा गिरा। ओके, तो चलिए फाइनली अनुज ये हफ्ता ख़त्म हो गया। बड़ी लोडिंग हुई, अनलोडिंग हुई ना, बड़ा मुश्किल रहा ये हफ्ता बाज़ार के लिए, बहुत मुश्किल रहा। उम्मीद करते हैं ये ऐसा हफ्ता कभी लौट के दोबारा ना आए, और शायद जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो इस वीकेंड थोड़ी सी रेस्ट लें, कम हो। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं इस कार्यक्रम से, और आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड। उसे कम समझो ना उसे रोकने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो उड़ान भरने का फैसला करती है तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। Happy Women's Day to all the lovely women that I work with. Here is to strong women. Maybe know them, maybe be them, maybe raise them. Keep shining because world needs your light now more than ever. Happy Women's Day. CNBC बाजार में नारी शक्ति तरफ थी। Happy Women's Day. नारी सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक ताकत है, वो एक शक्ति है, एक संवेदना है।
बाजार की हलचल हो या न्यूज रूम की रफ्तार, हर मोर्चे पर इन नारियों ने लिखी है अपनी जीत की दास्तान। कभी कहा जाता था हर कामयाबी के पीछे एक नारी होती है, आज सच ये है हर कामयाबी की ऊंचाई पर एक नारी खड़ी है। CNBC आवाज और CNBC बाजार की पूरी सक्सेस इन्हीं नारियों के कंधों पर लिखी गई है। और वैसे तो कहा जाता है कि एवरी डे इज द वुमेन्स डे, लेकिन आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं इन सभी नारियों को, लड़कियों को, शायद ये भी कहना ठीक रहेगा। और हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर कीपिंग आवर चैनल्स लाइक दे आर। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे।